चलिए ठीक है। चलो भाई, आज हम स्टार्ट करेंगे मर्जर अमलगमेशन के कंपटीशन एस्पेक्ट, और इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स है जो मैंने आज को आपको वो अमेंडमेंट्स भी कवर करानी है। अच्छा, एक चीज हो रहा है अभी ऑनलाइन वालों, वीडियो में अगर आप देख रहे होंगे तो मेरी वीडियो नहीं, पिक्चर नहीं आ रही होगी, बट आप जल्दी से बताओ मेरे को, क्या ऑडियो क्लियर आ रही है? रुकना, आई होप ऑडियो बिल्कुल सबको क्लियर आ रही होगी, पिक्चर आपको नहीं दिख रही होगी। ठीक है, अभी मे भी कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से वीडियो नहीं आ रही है, लेकिन आपको पिक्चर पूरी दिख रही होगी, मुझे पूरा यकीन है। यस, आई होप ऑडियो बिल्कुल सबको क्लियर, ऑडियो बिल्कुल क्लियर है सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो, डजेंट मैटर। अब है ना, मैंने आज आपको जो करवाना है लिखेगा, कंपटीशन एक्ट के प्रोविजन करवाने हैं, कंपटीशन एक्ट एंड मर्जर एंड अमलगमेशन, ये प्रोविजन हमें डिस्कस करने हैं। क्या डिस्कस करने, जल्दी बोलो। कंपटीशन एक्ट एंड मर्जर एंड अमलगमेशन, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। देखिए क्या है, जो कंपटीशन एक्ट है और मर्जर, इसके अंदर मर्जर अमलगमेशन से रिलेटेड दो बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6, जिसको नाम दिया जाता है, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। क्या नाम दिया जाता है? दिस इज कॉल्ड व्हाट? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इसको नाम दिया जाता है रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। कौन से सेक्शन डील करते हैं कॉम्बिनेशन एक्ट के? सेक्शन 5 एंड 6। ये किससे डील करता है? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से। अब ये रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, ये आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 5 और सेक्शन 6, इसके अंदर अमेंडमेंट भी है, इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं, वो अमेंडमेंट्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो अमेंडमेंट्स बेसिकली क्या है। एक्चुअली एक थ्रेशोल्ड लिमिट होती है, उसके अंदर चेंजेस आ गए हैं, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सेक्शन 5 और 6 में आप बोल सकते हो कुछ चेंजेस हैं जो हमें करने हैं, तो दैट इज गिवन ओवर देयर। तो पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ साथ आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बताएंगे। टेक्निकल टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या अमेंडमेंट कर रहे हैं? दैट इज सेक्शन 5 एंड 6 ऑफ व्हाट? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, और फिर आगे डिस्कस करेंगे एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है। तो लिखिएगा, द कॉन्सेप्ट इज, कॉन्सेप्ट लिखिएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। लॉमेकर कहता है इन दिस कॉन्सेप्ट कि मान लो देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एक्स लिमिटेड। जरा ध्यान से देखिएगा, ये कंपनी एक्स लिमिटेड है और बेटा ये कंपनी वाई लिमिटेड है। कितनी कंपनी हो गई? दो कंपनी हो गई। अब जो ये दो कंपनी हो गई है, दैट इज एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, अब ये इसमें मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। मतलब एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड में क्या हो रहा है बेटा? मर्जर हो रहा है। मतलब एक्स लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज इनटू व्हाट? इनटू द वाई लिमिटेड। मतलब एक कंपनी एक्स लिमिटेड गेटिंग मर्ज इनटू व्हाट? इनटू द वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड किस में मर्ज हो रही है बोलो? वाई लिमिटेड में मर्ज हो रही है। आसान है? यस। अब जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज हो रही है, तो मुझे बताओ एक्स लिमिटेड जब वाई लिमिटेड में मर्ज होंगी तो क्या इसके सारे एसेट और लाइबिलिटी वाई लिमिटेड में ट्रांसफर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? आप मुझे बताओ, होगा या नहीं होगा? तो मेरा सवाल है, जो ये वाई लिमिटेड है, इसके एसेट बढ़ेंगे या इसके एसेट घटेंगे, ये सवाल है। मतलब आफ्टर द मर्जर अमलगमेशन, मेरा सवाल है आफ्टर मर्जर अमलगमेशन, लिखिएगा आफ्टर मर्जर एंड अमलगमेशन। मेरा सवाल है आफ्टर मर्जर एंड अमलगमेशन, हाँ जी, वाई लिमिटेड के एसेट का लेवल बढ़ेगा, एसेट्स का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? टर्नओवर का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? दैट इज अ पॉइंट। एसेट्स का लेवल, टर्नओवर का लेवल बढ़ेगा घटेगा? डेफ ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेगा। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है, अच्छा जरूरी नहीं है बढ़े, क्या पता ना भी बढ़े, क्या पता एक्स के पास कुछ हो ही ना, दैट इज ऑल्सो क्वाइट पॉसिबल। लेकिन अगर मर्जर अमलगमेशन हो रहा है तो डेफिनेटली एक्स के एसेट वाई में जाएंगे, तो कुछ ना कुछ इंक्रीज तो होगा। यस और नो? यस। तो लोमेकर कहता है इन दैट वेरी केस, ध्यान से समझिएगा, अगर आपका एसेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है,
क्या बोला मैंने? अगर आपका एसेट का लेवल इंक्रीज हो रहा है और अगर आपका टर्नओवर का लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो लॉमेकर कहता है अगर आफ्टर मर्जर एंड अमलगमेशन ये जो एसेट और टर्नओवर का लेवल है, हाँ जी क्या बोला मैंने, ये एसेट और टर्नओवर का जो लेवल है ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर रहा है। अब वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है वो आज हमें डिस्कस करनी है। थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर रहा है। तो इन दैट वेरी केस इस मर्जर अमलगमेशन के लिए, अच्छा कोई बताएगा मर्जर अमलगमेशन के लिए सेक्शन कौन सा लगता है? 230 और 232 कंपनीज एक्ट के ये सेक्शन लगते हैं। और 230 232 के अंदर आप मुझे बता सकते हैं अप्रूवल किस किस की लेनी है? अप्रूवल 3 लोगों की लेनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, शेयर होल्डर की और एनसीएलटी की। लेकिन अगर मर्जर अमलगमेशन इस कदर हो रहा है कि मर्जर अमलगमेशन के बाद वाई लिमिटेड के एसेट और टर्नओवर का लेवल किसी स्पेसिफाइड लिमिट को टच कर रहा है, तो इन दैट वेरी केस लिख लीजिएगा यहां पे इन दैट केस यहां पर इस मर्जर अमलगमेशन के लिए आपको सीसीआई की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सीसीआई की फुल फॉर्म बोलो? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्योंकि लॉमेकर कहता है ये जो मर्जर अमलगमेशन है इसके अंदर आपका एसेट और टर्नओवर का लेवल एक लिमिट को टच कर रहा है। किसको टच कर रहा है? अब वो लिमिट क्या है वो अभी वही तो डिस्कस करना है। उस लिमिट में चेंज आ गया। और लॉमेकर कहता है अगर मान लो, मैं एक एग्जांपल देता हूं कि लॉमेकर कहता है कि मर्जर अमलगमेशन के बाद आपका एसेट और टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया, मान लो 10,000 करोड़, बस एग्जांपल के 6,000 करोड़ 10,000 करोड़ कितना लेवल पे बढ़ गया, तो ये छोटा मोटा मर्जर अमलगमेशन नहीं है। मतलब अगर एक्स लिमिटेड वाई में मर्ज हो रही है और एसेट का लेवल बहुत बड़ा लार्ज लेवल पे इंक्रीज हो रहा है आफ्टर कॉम्बिनेशन, तो ये छोटा मोटा मर्जर नहीं है, ये मेगा मर्जर है। क्या है ये? मेगा मर्जर अमलगमेशन है। और ऐसा हो सकता है, अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके एसेट टर्नओवर इस लेवल पे जाके इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या इट इज क्वाइट पॉसिबल, आप मुझे बताओ, कि ये कंपटीशन के ऊपर इंपैक्ट डाल दे? क्या पता ये मार्केट में मोनोपोली, ऐसा तो नहीं है कहीं मोनोपोली क्रिएट हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है मार्केट के अंदर, आप मार्केट के अंदर कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट ले आओ? या एक बात बताओ, किसी भी बिजनेस प्लेयर का बहुत बड़ा बन जाना क्या कंपटीशन के ऊपर नुकसान दे सकता है? नहीं दे सकता है। आंसर इज यस। नहीं बात समझ में? आप मुझे बताओ जल्दी एक बात बताओ, आप एक चीज बताओ जियो और एयरटेल का अगर मर्जर हो गया तो क्या होगा? नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जियो इज अ बिग जाइंट प्लेयर, एयरटेल इज अ जाइंट प्लेयर, दोनों का मर्जर हो गया तो उनका एसेट और टर्नओवर, आपको भी लिमिट तो पता नहीं क्या है, मैंने तो बताया नहीं, मैं कह रहा हूं कोई भी लिमिट है, जियो एयरटेल का जब मर्जर हो गया तो वो लिमिट 100% टच हो ही जाएगी। अभी तो ये भी नहीं पता क्या लिमिट है, वो बात की बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं लिमिट टच होगी नहीं होगी। और अगर वो लिमिट टच हुई तो इतने दो बड़े जायंट प्ले जब मर्जर होगा तो आप मुझे बताओ क्या वो बहुत बड़ा मेगा मर्जर बन जाएगा? और क्या उनका साइज इतना बड़ा हो जाएगा वो दूसरे मार्केट प्ले को क्या कर सकते हैं? नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लॉमेकर कहता है ये मर्जर नहीं होने देंगे भाई। ये मर्जर से पहले किसके अप्रूवल हो? सीसीआई। अब सीसीआई क्या चेक करेगा? कहीं तुम ये मर्जर मार्केट में कंपटीशन के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालने के लिए तो नहीं कर रहे हो? कहीं तुम्हारे मर्जर का मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा कंपटीशन के ऊपर? ये सारी चीजें चेक की जाएगी भाई। समझ आ रहा है क्या चीज चेक किया जाएगा? ये सारी चीजें चेक की जाएंगी। एंड सर इसी के लिए आपको सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। यहां पर लगेगा सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। मुझे बता दो जल्दी से, क्या प्रैक्टिकली ऐसा होता है? हाँ जी सर, आइडिया वोडाफोन का मर्जर हुआ था और आपको पता है आइडिया वोडाफोन के मर्जर के अंदर क्या वो लिमिट टच हुई थी? यस। और उस मर्जर के लिए आपको पता है सीसीआई की अप्रूवल भी लेनी पड़ी थी। किसकी अप्रूवल लेनी पड़ी थी? सीसीआई की अप्रूवल भी लेनी पड़ी थी। तो दैट इज समथिंग, तो मतलब प्रैक्टिकली ये चीजें होती हुई है, मैंने आपको बता भी दिया। लेकिन पहले जो लिमिट थी ना कुछ और थी, पहले लिमिट कम थी, अब लिमिट लॉ मेकर ने बढ़ा दी है, लिमिट थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। तो सवाल यही उठता है कि सर वो लिमिट क्या है, ये बात हमें देखनी है। हाँ जी, अब वो लिमिट क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं लिखिएगा प्लीज अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया, अभी तक बस आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया और मुझे लगता है वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है। ठीक है सर, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, कहानी है क्या, लिमिट समझते हैं क्या। इतना समझ में आया ये जो मैंने बताया? चलिए सर आगे बढ़ते हैं, लिमिट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा लिमिट क्या है। लिमिट मतलब कुछ भी कराने से पहले मैं आपको बस ये लिमिट समझाना चाह रहा हूं। पूरा सेक्शन 5 सेक्शन 6 कराऊंगा पूरा डिटेल में, पूरी कहानी समझाएंगे आपको, बस पहले आप लिमिट को समझिएगा। लिमिट, चेंज लिमिट, रिवाइज लिमिट्स, तो ये लिमिट्स पे आ जाइए पहले।
कि लिमिट्स क्या क्या हैं, व्हाट आर दोज लिमिट्स। तो वो लिमिट्स क्या हैं, और इसको 2 बार लिख दिया, इसको लिखो चेंज, चेंज लिमिट बेसिकली अंडर द कंपटीशन एक्ट, अंडर द कंपटीशन एक्ट। तो वो लिमिट्स के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। लिखिए सर, वो लिमिट्स क्या है, तो लिखिएगा इसको लिमिट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करें आप। लिखिएगा, ऐसे लिखिएगा केस ए और लिखिएगा केस बी। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या नाम बेटा, केस ए और केस बी, इतना समझ में आया आपको? यस। और लिखिएगा दैट इज, जो केस ए है अरे यार किसका फोन आ रहा है ये बार बार। देखिए सर, केस ए समझते हैं। और ये, लेकिन इससे पहले एक चीज और बतानी पड़ेगी। सी दिस, ये बताने से पहले एक चीज और समझिए प्लीज। यस आकाश, बिल्कुल सही बता रहा है आकाश। यस, यस बिल्कुल सही बता रहा है आकाश। एक चीज यहां पर आइए प्लीज, एक बार दोबारा इसको सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या हो रही है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या हो रही है, मर्ज हो रही है, और उस मर्जर की वजह से क्या हो रहा है, जल्दी से बताइएगा। उस मर्जर की वजह से क्या हो रहा है, एसेट और टर्नओवर का लेवल क्या हो रहा है, एसेट और टर्नओवर का लेवल क्या हो रहा है, एक्सीड हो रहा है। कितने से एक्सीड हो रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट से। वो थ्रेशोल्ड लिमिट अभी पढ़ेंगे, तो आपको सीसीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्शन 5 में सीसीआई को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा। और सीसीआई को नोटिस देगा फॉर्म 1 के अंदर, अभी बताऊंगा वो सारी चीजें आएगी। और सीसीआई फिर उसकी क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अगर सीसीआई को लगा कि इसके ऊपर क्या आ रहा है, अगर नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है तो आपके मर्जर को डिसअप्रूव कर देगा, अदरवाइज अप्रूव कर देगा। तो ये पूरी कहानी चलेगी बेसिकली। समझ में आया पॉइंट ये कि पूरी कहानी कैसे चल रही है। और लिखेगा यहां पर, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये डिस्कस करते हैं आप लोगों के साथ। लिखिएगा, अच्छा यहाँ पे अब एक चीज और समझिएगा, एक है ना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे और बताना पड़ेगा। लिखिएगा, ये समझने से पहले, ये थ्रेशोल्ड लिमिट जो लिखी है ना, ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इसको आप आधा पेज छोड़ दो यहाँ पे। अभी इसके अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड लिमिट बताने से पहले आपको कुछ मीनिंग भी समझने पड़ेंगे। व्हाट इज द सर्टेन, शब्दों के मतलब भी मुझे समझाने पड़ेंगे पहले। तो पहले वो कुछ वर्ड है जो आपको समझने पड़ेंगे, उसको समझ लेते हैं। लिख लीजिएगा प्लीज ठीक है सर। तो मीनिंग 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 आपको बताना चाह रहा था मैं। लिखिएगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप। एक शब्द आएगा ग्रुप, ग्रुप का मतलब क्या है, तो ये शब्द आपको पता होना चाहिए। क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट जब हम डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर ये शब्द यूज होता है, कौन सा, ग्रुप। ग्रुप क्या होता है बेसिकली, तो ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो लिखिएगा दैट इज ग्रुप मीन्स, लिखिएगा इट मीन्स, इट मीन्स वेयर वन एंटरप्राइज, वेयर वन एंटरप्राइज is in position, one enterprise is in position first point to exercise equal to more than 50% voting right in other enterprise. In other enterprise, that is the first point. Appoint more than, appoint more than 50%
अपॉइंट मोर देन 50% ऑफ मेंबर, more than 50% of members of the board of directors. Point number 3, control the management. Control the management. लिख लो प्लीज। ठीक है सर। तो एक छोटा सा पॉइंट है, आपको ग्रुप का मतलब समझ में आना चाहिए। ग्रुप का मतलब क्या है, कोई बताएगा इसका मतलब क्या? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड। बताओ जरा लो मेकर क्या कह रहा है। अगर एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के ऊपर, क्या बोला मैंने, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड के ऊपर तीन में से कोई भी एक काम कर रही है, जल्दी बोलो तीन में से एक काम क्या है? या तो आप इसके क्या कर सकते हो, इसके अंदर आपके पास इक्वल टू मोर देन 50% वोटिंग राइट है, या फिर इस कंपनी में आपको यू नो दैट यू कैन अपॉइंट, मतलब इस कंपनी के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। इस कंपनी के मैनेजमेंट को क्या कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो। अब आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे बोला गया है कि आप इस कंपनी के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहे हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? नो, ये रिवाइज हो गया, 50% हो गया, और 51 तो नहीं है। एक्सरसाइज देखो क्या लिखा है, एज पर सेक्शन 5 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट एज अमेंडेड इन 2023, ग्रुप मीन्स टू और मोर एंटरप्राइज वेयर वन एंटरप्राइज इज डायरेक्टली इन पोजीशन टू एक्सरसाइज 50% voting right in other enterprise, appoint more than 50% of the member of the board of director in other enterprise, control the management. Are you getting? तो दैट इज आफ्टर द अमेंडमेंट। अच्छा, यहाँ पे आपके मॉड्यूल में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, स्टार्टिंग में जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पे वो 26% ही दिया हुआ है, लेकिन उसके बाद अच्छा जब आप पढ़ोगे आप अपने मॉड्यूल में तो है ना, ऊपर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो भी पहले पुरानी वाली दे रखी है, उसके बाद नीचे फिर वो लिखा हुआ है साफ साफ कि इट हैज बीन रिवाइज्ड एक्चुअली, तो वो रिवाइज वाली बात आ गई है। क्या बात समझ में आई आपको? अच्छा, मेरा सवाल यहाँ पे ये है, अब पता नहीं आप लोगों में से किसने टेक ओवर कोड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, मुझे बताओ जल्दी से। कंट्रोल द मैनेजमेंट, आपको नहीं लगता इफ यू आर एबल टू अपॉइंट मोर देन 50% मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो वो अपने आप में कंट्रोल द मैनेजमेंट है? ये सर नो, लेकिन फिर भी लॉमेकर ने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब जरा ध्यान से देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। कंट्रोल द मैनेजमेंट का एक शानदार एग्जांपल देखिएगा। एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, एक कंपनी वाई लिमिटेड है, ठीक है सर। एक्स ने वाई के 60% वोटिंग राइट खरीद लिए, तो मेरा सवाल आपसे ये है, तो क्या वाई एक्स की ग्रुप कंपनी है या नहीं है? बोलो। क्या वाई एक्स की ग्रुप कंपनी है या नहीं है? यस, क्योंकि आपने कितना होल्ड कर लिया, मोर देन 50%, और ये आपकी सबसे बन गई तो आपकी ग्रुप कंपनी है। इज दैट ओके? और जो वाई लिमिटेड है, अब ध्यान से सुनना, वाई लिमिटेड के पास 70% वोटिंग राइट है जेड लिमिटेड पे, तो बताओ जेड लिमिटेड किसकी ग्रुप कंपनी बन गई? वाई की। वाई किसकी ग्रुप कंपनी बन गई? एक्स की। क्या, अब ध्यान से सुनना, एक्स के पास वाई में एक सिंगल शेयर होल्डिंग नहीं है, एक्स वाई के मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर भी अपॉइंट नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता एक्स जेड के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर पाएगा? एक्स इज एबल टू कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द जेड लिमिटेड थ्रू द वाई लिमिटेड, बोलो यस और नो? यस। तो क्या जेड लिमिटेड 1 और 2 में तो फॉल नहीं कर रही, बट 3 में फॉल कर गई, तो इस वजह से क्या मैं बोल सकता हूं वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड बोथ आर द ग्रुप कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड? यस और नो? यस, इसका मतलब होता है ग्रुप। मुझे बताओ ऑनलाइन वालों कि आपको ग्रुप का मतलब समझ में आ रहा है? जल्दी से बताइए, हैव यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रुप? आर गेटिंग दिस पॉइंट? क्या ग्रुप का मतलब समझ में आ गया? शैल वी मूव फर्दर? यस। अब यहां पर आपको एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, ग्रुप के साथ साथ एक चीज और ऐड कर लो फटाफट, मेक इट फास्ट। ग्रुप के साथ एक चीज और, एक डेफिनेशन और पढ़नी है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर? अब टर्नओवर का मतलब यहाँ पे, ग्रुप का मतलब तो बहुत ही आसान था, अब टर्नओवर का मतलब क्या है? तो लिखिएगा, लोमेकर कहता है टर्नओवर मींस व्हाट? इट मींस टर्नओवर मींस, it means turnover certified by, turnover certified by auditors। और ये कौन सा ऑडिटर है? स्टैच्यूटरी ऑडिटर लिख लेना। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिटेड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के बेसिस पे जो भी टर्नओवर स्टैच्यूटरी ऑडिटर सर्टिफाई करेगा वही क्या मानी जाएगी? बोलो, वही क्या माना जाएगा? वही टर्नओवर माना जाएगा। आर गेटिंग दिस? ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, ऑफ द कंपनी इन द फाइनेंशियल ईयर, और ये कौन से फाइनेंशियल ईयर का देखना है? इन द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली, immediately preceding,
The financial year, immediately preceding the financial year in which notice is filed under section 6 is filed under section 6 अंडर सेक्शन 6। अब सेक्शन 6 क्या है, ये जब आएगा तो आपको बताएंगे। दैट्स इट। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। आप इसको अभी लिखकर छोड़ दीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्नओवर। अभी टर्नओवर के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या दो शब्द समझ में आए? व्हाट इज ग्रुप? तो आपकी ग्रुप कंपनी कौन कौन है? अगर किसी भी कंपनी का दूसरी कंपनी पे 50% से ज्यादा वोटिंग राइट है, आप उसके मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, आप उसके मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, तो वो आपकी क्या है? वो आपकी ग्रुप कंपनीज है। बात समझ आई आपको? वो आपकी क्या बोलो? ग्रुप कंपनी है। अब आप जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर आ जाइए। अब मैं आपको लिमिट्स बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? लिमिट्स। लिखिएगा केस नंबर 1। केस नंबर 1 है जो कंपनी मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। जो कंपनी क्या हो रही है बेटा? जिन कंपनी का क्या हो रहा है बोलो? मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। लिखिएगा उनका जो बिजनेस है, वो सिर्फ इंडिया में है। उनका जो बिजनेस है वो बिजनेस सिर्फ कहां पे है? लिखिएगा उनका जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है, और बिजनेस कहीं पे भी नहीं है। लिख लीजिएगा प्लीज, उनका बिजनेस सिर्फ इंडिया में है। और दूसरा केस लिखिएगा, जो कंपनी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड आपस में मर्जर कर रही हैं, द कंपनी हु आर गेटिंग मर्ज इन, तो लिखिएगा उनका बिजनेस कहाँ है? उनका बिजनेस इंडिया में भी है और आउटसाइड इंडिया में भी है। आउटसाइड इंडिया में भी है, तो लिख लीजिएगा प्लीज। और अब इसको यहां पर दो केस बनेंगे। ठीक है सर, लिखते रहिएगा। और सर यहाँ पे भी आई वुड से यहाँ पे भी दो केस बनेंगे, तो लिखते रहिएगा क्या क्या केस बनेंगे। एक एक करके डिस्कशन करेंगे कि वो क्या क्या केस बनने वाले हैं। तो क्या क्या केस बनने वाले हैं जरा ध्यान से सुनिएगा प्लीज। तो पहला केस, अच्छा बताओ, केस ए और केस बी क्या है? कि दोनों कंपनी का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, लेकिन दोनों कंपनी का जो मर्जर अमलगमेशन हो रहा है उनके बिजनेस के एसेट सिर्फ कहां पे है? मतलब उनका बिजनेस ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में है। और केस बी में क्या है? आपका बिजनेस ऑपरेशन इंडिया एज वेल एज इंडिया के बाहर भी है, दोनों जगह है। समझ में आया आपको? और लिखिएगा यहां पे जो मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, मतलब दैट एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, यहां पे लिखो एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। और मैं कह रहा हूं ये वाली कंपनी जो वाई लिमिटेड है, इसमें क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। तो वाई लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज इनटू व्हाट? द एक्स लिमिटेड। और ये भी इसमें क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। तो वाई लिमिटेड जब एक्स लिमिटेड में मर्ज होगी, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन वाई लिमिटेड इज गेटिंग मर्ज इनटू द एक्स लिमिटेड, तो लॉमेकर कहता है जब एक्स वाई लिमिटेड एक्स लिमिटेड में क्या होगी? जल्दी बोलो। मर्ज होगी। तो इन दैट वेरी केस लिख लीजिएगा प्लीज। तो यहां पर ये वाली जो एक्स लिमिटेड है ना, ये इंडिविजुअल कंपनी है। ये क्या है? इंडिविजुअल कंपनी। और जो वाई इसमें मर्ज हो रही है, ये क्या है? ये ग्रुप है पूरा। अब आप बोलोगे क्या है? ये भी हम डिस्कस करेंगे। अभी आप आराम से लिख लीजिएगा, ये सब बताऊंगा आपको है क्या। लिख लीजिएगा प्लीज, लिखो प्लीज। ठीक है सर, और लिख लीजिएगा। लिखा सब नहीं है? और यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। लिखेगा ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी वाई लिमिटेड है। ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी वाई लिमिटेड है। ये इसमें मर्ज हो रही है, ये इसमें मर्ज हो रही है। लेकिन ये वाली कंपनी इंडिविजुअल है। लेकिन जो एक्स लिमिटेड है, यहां पर ये ग्रुप कंपनी है। ये ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो डिस्कशन करेंगे अभी ये है क्या बेसिकली। तो दैट इज एक्स लिमिटेड, दैट इज वाई लिमिटेड, दैट इज एक्स लिमिटेड, दैट इज वाई लिमिटेड, दैट इज एक्स लिमिटेड, दैट इज वाई लिमिटेड, दैट इज एक्स लिमिटेड, दैट इज वाई लिमिटेड। कितनी बात समझ में आई आपको? अब आप मुझे बताओ जल्दी से, यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, लिसन केयरफुली, यहाँ पे बेटा जो डिस्कस कर रहे हैं आप मुझे बताओ, क्या हम लिमिट्स की बात कर रहे हैं? बताओ मुझे यहाँ पे, इसको है ना नाम दे दो, लिखो जरा, इसको बोल दो A1, इसको नाम दे दो A2, इसको नाम दे दो B1, और इसको नाम दे दो B2। क्या A1 A2 B2 और B1 B2 समझ में आ रहा है? यस। अब कोई बताएगा A1 कौन सा केस है? जल्दी बोलो, बस अब जल्दी से बताओ A1 कौन सा केस है। बात खत्म हो गई, जल्दी बोलो। A1 कौन सा केस है? जल्दी से बताइएगा प्लीज। हाँ जी, A1 कौन सा केस है?
कैन वी से A1 कौन सा केस है, ध्यान से सुनिएगा, A1 कौन सा केस है, दो कंपनी का मर्जर हो रहा है लेकिन वो दोनों कंपनी के बिजनेस ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में है। B1 कौन सा केस है, दो कंपनी का मर्जर हो रहा है, दोनों के बिजनेस ऑपरेशन का इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया भी है। लेकिन लिखिएगा अगर आपका मर्जर अमलगमेशन हो रहा है और वाई का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, वाई का मर्जर अमलगमेशन हो रहा है लेकिन जो एक्स लिमिटेड है ना वो इंडिविजुअल है, मतलब एक्स के नीचे कोई ग्रुप कंपनी नहीं है। लेकिन A2 में क्या हो रहा है, A2 में क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड की खाली एक्स लिमिटेड नहीं है, एक्स लिमिटेड के नीचे उसकी ग्रुप कंपनी भी है, ग्रुप कंपनी 1, अभी लिखना मत इसको, ग्रुप कंपनी 2, ग्रुप कंपनी 3। कोई बताएगा ग्रुप कंपनी कौन होती है, बताया था अभी थोड़ी देर में। तो मतलब जब y x में मर्ज हो रहा है, y जब x में मर्ज हो रहा है तो सर वो खाली x में मर्ज नहीं हो रहा, मतलब x लिमिटेड अकेली नहीं है, x लिमिटेड के साथ उसका पूरा ग्रुप कंपनीज है। रिलायंस के ऐसा बोला जाता है दैट इज 400-500 ग्रुप कंपनीज है, तो मतलब उसके नीचे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज है। कोई बताएगा A1 A2 में क्या फर्क है, A1 और A2 में क्या फर्क है, अब आपको ये बताना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन A1 एंड A2। A1 में y x में मर्ज हो रही है बट x इज ओनली इंडिविजुअल कंपनी, उसकी कोई ग्रुप कंपनी नहीं है, और y किस में मर्ज हो रही है, x लिमिटेड में। तो लेकिन ये x लिमिटेड मर्ज तो x लिमिटेड में ही हो रही है, मर्जर तो x लिमिटेड में ही हो रहा है, लेकिन x लिमिटेड के नीचे बहुत सारी क्या है, ग्रुप कंपनी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुप कंपनी, जो अभी आपको डेफिनेशन लिखवाई थी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो लोमिकर कहता है अगर y x में मर्ज हो रहा है, दोबारा केस A1 और A1 A2 B1 B2, A1 और A1 में और B1 में क्या फर्क है, A1 y x में मर्ज हो रही है लेकिन y और x का बिजनेस ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में है, और y एक इंडिविजुअल कंपनी में मर्ज हो रही है। अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, B1 में क्या कह रहा है, y x में मर्ज हो रही है और y इंडिविजुअल में ही मर्ज हो रही है, लेकिन दोनों के बिजनेस ऑपरेशन इंडिया वर्सेस आउटसाइड इंडिया भी है, इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया भी है। समझ में आ रहा है आपको, यस। और A2 और B2 में क्या फर्क है, A2 y x में मर्ज हो रही है लेकिन वो इन दोनों के बिजनेस ऑपरेशन सिर्फ इंडिया में है, यस और नो। लेकिन जो एक्स लिमिटेड है वो खाली इंडिविजुअल कंपनी नहीं है, उसके नीचे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज भी है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो नाउ लोमेकर कहता है यहां पे अब थ्रेशोल्ड लिमिट देखिएगा, अगर y x में मर्ज हो रहा है और मर्जर होने के बाद आपके जो एसेट्स हैं वो मोर देन 2,500 करोड़ हो गए हैं, कितने हो गए हैं, मोर देन 2,500 करोड़ हो गए हैं, और आपका जो टर्नओवर है बेटा वो 7,500 करोड़ हो गया, 7,500 करोड़ हो गया है। तो ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, और ये मर्जर अमलगमेशन करने से पहले यू नीड सीसीआई अप्रूवल, बात खत्म हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अगर वाई एक्स में मर्ज हो रही है और एक्स एक इंडिविजुअल कंपनी है तो एक्स और वाई का मिलाकर इस मर्जर के बाद अगर एसेट 2,500 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, और बताओ ना यार प्लीज, और टर्नओवर 7,500 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो सर यू नीड व्हाट, यहां पे आपको क्या चाहिए आप मुझे बता दो, यू नीड व्हाट, सीसी अप्रूवल। लेकिन अगर वाई एक्स में मर्जर हो रही है, वाई एक्स में मर्ज हो रही है तो लिखिएगा, लेकिन जो एक्स है वो एक ग्रुप है, तो सर वहां पे अगर आपके एसेट का साइज इज मोर देन 10,000 करोड़ हो रहा है और आपका जो टर्नओवर का साइज है वो मोर देन 30,000 करोड़ हो रहा है, तो सर यू नीड सीसी अप्रूवल। तो अभी आपको क्या लेनी पड़ेगी, आपको सीसी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग। लेकिन अब ध्यान से सुन लो, जो एक्स है वो इंडिविजुअल कंपनी है या उसके नीचे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज भी है, उसके अंदर ग्रुप कंपनी भी है। अब ध्यान से सुन लो ये मोर देन 10,000 करोड़ और ये मोर देन 10,000 करोड़ और ये मोर देन 30,000 करोड़ रुपीस, ये सारे ग्रुप का मिलाकर है। नहीं है समझ में, मतलब वाई का देखो, वाई के एसेट, एक्स के एसेट, उसके एक्स के जितने नीचे ग्रुप कंपनी है उसके सारे एसेट पुट टुगेदर बिकम मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस, देन यू नीड सीसीआई अप्रूवल, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सीसीआई अप्रूवल। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अगर वाई एक्स में मर्ज हो रहा है और आपके एसेट कितने हो रहे हैं, मोर देन 2,500 करोड़, कितने हो रहे हैं, मोर देन 2,500 करोड़, और एक्स का कोई क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है, तो यू नीड व्हाट, सीसी अप्रूवल। तो अभी आपको क्या लेनी पड़ेगी, सीसी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और सीसी अप्रूवल कैसे लेंगे वो बात की बात है, वो तो देखेंगे, अभी तो हम सब थ्रेशोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ में आई आपको, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट सिंपल। नाउ अब एक चीज और नोट करेंगे प्लीज, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप मुझे बताओ, ये A1 A2 हो गया, अब हम लोग बात करते हैं B1 B2 की। कोई बताएगा B1 B2 में क्या फर्क है। हाँ जी, अब Y और X के जो एसेट और टर्नओवर है वो कहाँ है, खाली इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। तो मुझे बताओ, जब इंडिया के बाहर की बात होगी तो आप जो ट्रांजेक्शन लेंगे रुपीज में लेंगे या डॉलर में लेंगे, डॉलर में लेंगे। तो वाई एक्स में मर्ज हो रही है, देखो ध्यान से सुनना, हिंदी में लिख लेना, B1 बता रहा हूं, B1 दोबारा सुन लो जरा, B1 बता रहा हूं, B जो वाई है एक्स में मर्ज हो रही है। हेलो, वाई किस में मर्ज हो रही है, कम ऑन गाइस, वाई किस में मर्ज हो रही है, एक्स में।
लेकिन दोनों के एसेट और टर्नओवर का है, इंडिया आउटसाइड इंडिया बोथ है, लेकिन वाई जो एक्स में मर्ज हो रही है वो इंडिविजुअल है, वो ग्रुप नहीं है। तो लोमेकर कहता है इन दैट वेरी केस आपका जो एसेट्स का साइज है इट शुड बी मोर देन 1.25 बिलियन डॉलर, 1.25 बिलियन डॉलर। दोनों का मिला के आपका एसेट साइज कितना होना चाहिए? 1.5 बिलियन डॉलर। मुझे बता दो क्या ये पॉइंट 1 समझ में आया आप लोगों के? और आपको जो टर्नओवर है, लोमेकर कहता है आपका जो टर्नओवर है दैट शुड बी 3.75 बिलियन, दैट इज इट शुड बी मोर देन 3.75 बिलियन डॉलर। क्या आपको ये समझ में आ रहा है यहाँ पे डॉलर में टर्म्स क्यों आ गई है? आई होप इट इज ओके विद यू। और अगर आप ग्रुप में मर्ज हो रहे हो तो मुझे बताओ यहाँ पे एसेट का लेवल बढ़ेगा या घटेगा? बस ये बता दो। बढ़ेगा, तो दैट इज एसेट का लेवल बढ़ना चाहिए। और लोमेकर कहता है यहाँ पे एसेट का लेवल आपका हो जाना चाहिए 5 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं है, बिलियन है। और यहाँ पे दैट इज आपका जो टर्नओवर का लेवल है इट शुड बी एक्सीड दैट इज 15 बिलियन डॉलर, दैट इज 15 बिलियन, 5 बिलियन और 15 बिलियन डॉलर, दैट इज गिवन ओवर देयर। क्या यहाँ तक पहले बताओ, अभी कहानी में कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी अभी और भी आगे बढ़ना है हमें। मुझे बताओ क्या इतना समझ में आया आप लोगों को? ठीक है ना यार? यस। अब y इज गेटिंग मर्ज इनटू द एक्स लिमिटेड, y इज गेटिंग मर्ज इनटू द एक्स लिमिटेड। अब एक चीज ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली है, यहाँ पे समझिएगा मेरी बात को। y इज गेटिंग मर्ज इनटू द एक्स लिमिटेड। नाउ आप मुझे बताएं जल्दी से, ये y और x यहाँ पे आ जाइए B1 पे, लिसन केयरफुली, यहाँ पर आ जाइए। आप मुझे कौन ये बताएगा एसेट का लेवल 1.25 बिलियन है इंडिया और आउटसाइड इंडिया का मिला के। तो मुझे बताओ अगर, अच्छा, और दुनिया सारे बिजनेस ऑपरेशन कहां पे है? आउटसाइड इंडिया। सुनना बड़े ध्यान से, समझ में आई बात ये? तो मैं ये कह रहा हूं अगर ये पूरे के पूरे एसेट इंडिया के बाहर ही हैं, कैसा हो सकता है ये 1.25 बिलियन डॉलर के एसेट इंडिया में है ही नहीं, सब इंडिया के बाहर ही है? हो सकता है हाँ या ना? नहीं हो सकता। हो सकता है, मतलब वाई एक्स में अच्छा, वाई और एक्स एक ऐसी कंपनीज हैं जिनके बिजनेस ऑपरेशन इंडिया वर्सेस इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया दोनों जगह है। अब ये मर्जर की वजह से इनके जो एसेट का लेवल 1.25 बिलियन डॉलर से एक्सीड तो हो गया, बट सारे एसेट कहां पे? अमेरिका में है। तो मुझे बताओ अगर सारे एसेट अमेरिका में है तो इंडिया के ऊपर कोई कंपटीशन के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि सारे एसेट टर्नओवर आपका कहां पे है? भारी है। तो हमें क्या लेना देना उससे? नहीं आया बात समझ में? तो लोमेकर कहता है तो उसकी सीसीआई की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है अगर सब कुछ भारी है। तो लोमेकर ने कंडीशन और लगा दी, बड़े ध्यान से देखना, बहुत गजब की पॉइंट है। एंड, ये एंड लिखेगा एटलीस्ट, जो ये 1.25 बिलियन डॉलर है, क्या बोला मैंने? इसमें से 1250 करोड़ रुपए के एसेट इंडिया में होने चाहिए। कोई लॉजिक बता सकता है ऐसा क्यों बोला गया? तभी तो सीसीआई की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज सीसीआई की जरूरत क्या है? सब कुछ भारी है तो मुझे क्यों सीसीआई की अप्रूवल लेनी है यार? नहीं आई बात समझ में? लॉजिकल है ना ये? और सुनना, और जो टर्नओवर है मेरे भाई, क्या बोलो, जो टर्नओवर है कितना था? तो लोमेकर कहता है इसमें एटलीस्ट 3750 करोड़ रुपए इंडिया में होने चाहिए। 3750 करोड़ के एसेट कहां होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए। और यहां पे और लिख लीजिएगा, यहां पे भी सेम है, एटलीस्ट 1250 करोड़ रुपए के एसेट इंडिया में होने चाहिए। और यहां पे बिल्कुल सेम है, मतलब लिख लीजिएगा एटलीस्ट 3750 करोड़ रुपए के एसेट इंडिया में होने चाहिए। मुझे बता दो जल्दी से कि आपको थ्रेशोल्ड लिमिट समझ में आ रही है नहीं आ रही है? और अगर ये थ्रेशोल्ड लिमिट आप टच कर रहे हो, क्या बोला मैंने? अगर आप ये थ्रेशोल्ड लिमिट टच करो देन यू नीड व्हाट? सीसीआई। तो आपको सीसीआई अप्रूवल चाहिए, अदरवाइज यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन एनी काइंड ऑफ सीसीआई अप्रूवल। मुझे बता दो जल्दी से क्या ये पूरी कहानी समझ में आई है रिगार्डिंग दिस पॉइंट? क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? ये मैंने क्यों लिखा है एटलीस्ट, और ये क्या चेंज हो गया? तो ये लिमिट याद रखिएगा, ये लिमिट अब चेंज हो गई है, ये आने के बहुत चांसेस है। ये लिमिट डीडी में आ सकती है, ये लिमिट आपकी ड्राफ्टिंग में आ सकती है, ये लिमिट आपकी सीआरबीआई में आ सकती है। 3 जगह ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। ये लिमिट एग्जीक्यूटिव में ईसीआईपीएल के पेपर में भी आ सकती है। तो इट कुड बी एनी प्लेस, मतलब 3-4 जगह एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल, क्योंकि यू नो दैट कॉम्पिटिशन एक्ट अब तो आप एग्जीक्यूटिव में भी है, ईसीआईपीएल के अंदर, और फाइनल में भी है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिट। लेकिन कहानी यहाँ से खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली। अब आप मुझे बता दो, इसको मैं दोबारा रिवाइज कराऊंगा, डोंट वरी। मुझे बताओ अभी तक बताया क्या है, बस ये बता दो। व्हाट वी हैव डिस्कस, बस ये बता दो मुझे, हमने अभी तक क्या डिस्कस कर लिया? बताइए सर, एनीबॉडी, व्हाट वी हैव डिस्कस? हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? हमने भाई ये डिस्कस कर लिया है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या हो रही है? मर्ज। एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। तो इन दैट वेरी केस, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर रही है, तो यू नीड व्हाट?
सीसीआई अप्रूवल। और आप मुझे बताओ ग्रुप का मतलब समझ में आया आपको? यस। अच्छा यहाँ पे जो टर्नओवर है कौन सा टर्नओवर लेना है अभी हम डिस्कस करेंगे भी, ये टर्नओवर कौन सा टर्नओवर है? ऑन द बेसिस ऑफ द लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज डिटरमाइंड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर बेसिकली। तो ये चीज भी मैंने आपको समझा दी थोड़ी सी, अभी डिस्कस करेंगे। क्या आप मुझे बताओ अब ये और इसको क्या बोला जाता है? मेगा मर्जर। क्या है थ्रेशोल्ड लिमिट समझ में आई? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, लेट्स सी हु विल आंसर। हाँ अभी डी मिनिमस भी बात करेंगे, वेट करो डी मिनिमस के लिए। अब ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लेट्स सी हु विल आंसर। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड में मर्ज हो रही है, सिचुएशन 1। दोनों के एसेट लाइबिलिटी लिखेगा, दोनों कंपनी का जो एसेट्स हैं और दोनों के जो टर्नओवर है, फटाफट लिखेंगे, इंडिया में ही है। जल्दी बोलो कहाँ बेटा? दोनों के एसेट्स, दोनों के टर्नओवर कहाँ पे हैं? दोनों के एसेट और टर्नओवर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। कहाँ पे है? सिर्फ और सिर्फ इंडिया में है। और इसके एसेट्स 2,500 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं, और इसका टर्नओवर, दोनों में से एक लिमिट होनी चाहिए थी, 7,500 करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। हाँ जी। और जो वाई लिमिटेड है, ये ग्रुप नहीं है, इसके पास ग्रुप नहीं है। तो मुझे बताओ वेदर यू नीड सीसीआई अप्रूवल और नॉट? यस, आपको सीसीआई अप्रूवल चाहिए। आसान है, जो ऊपर वाला बताया था सेम सिचुएशन बता दी। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये एक्स वाई में मर्ज हो रही है, बताना जरा, ये एक्स वाई में मर्ज हो रही है, दोनों के एसेट और टर्नओवर कहां पे है? दोनों के एसेट्स और टर्नओवर इंडिया में ही है, और वाई लिमिटेड के पास नीचे बहुत सारी ग्रुप कंपनीज भी हैं। तो बता दो यहां पर कितने एसेट होने चाहिए और कितने टर्नओवर होने चाहिए कि यस आपका जो लेवल है थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करे एंड यू नीड सीसीआई अप्रूवल। तो यहाँ पे एसेट कितने होने चाहिए? मोर देन 10,000 करोड़। और यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोर देन। अच्छा एक बात बताओ अनुभव, यहाँ पे बेटा दोनों चाहिए कोई एक चाहिए? तो यू नीड व्हाट? सीसीआई अप्रूवल। क्या बात, क्या समझ में आ रहा है? ऊपर वाला थोड़ा और आसान हो गया ये समझकर। और सिचुएशन नंबर 3, मुझे लगता है शायद बताने की जरूरत नहीं है, अब आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा। ये कंपनी एक्स लिमिटेड है, ये कंपनी वाई लिमिटेड है, और ये वाली जो कंपनी है वाई लिमिटेड, ये इंडिविजुअल है बेटा, ये ग्रुप नहीं है। क्या है ये? इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप है, और ये इसमें मर्ज हो रही है। बोलो ये इसमें क्या हो रही है बेटा? मर्ज हो रही है। तो इन दैट वेरी केस, लेकिन दिक्कत क्या है, इनके एसेट्स और इनका जो टर्नओवर है वो कहाँ कहाँ पे है? इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया है। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस। अब आप मुझे बताओ तो मैं क्या करूं भाई? अब मैं क्या करूं जल्दी बोलो। तो इन दैट वेरी केस लॉ मेकर कहता है आपके एसेट कितने होने चाहिए, आप बता दो। इट शुड बी मोर देन 1.25 बिलियन डॉलर। मिलियन है बिलियन है? और एंड 1250 करोड़ के 1250 करोड़ के एसेट कहाँ होने चाहिए? इंडिया में होने चाहिए। या फिर आपका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 3.75, फटाफट लिख लो, बिलियन डॉलर। यस और नो? और लेकिन एंड 3,750 करोड़ का टर्नओवर इंडिया में भी होना चाहिए। ये इंडिया में क्यों होना चाहिए? क्या इसका लॉजिक समझ में आ रहा है? इसका लॉजिक भी अभी आपको समझाने की कोशिश करी कि इसका लॉजिक क्या है, आपके सामने है। अब आप मुझे बता दो जल्दी से कितनी सिचुएशन बन गई है? 3। आई होप ये 3 सिचुएशन समझ में आ गई है। और 4 सिचुएशन फटाफट लिखेंगे। तो मेरे पास तो ये बनी बनाई है, कोई बता सकता है 4 सिचुएशन में क्या होने वाला है? तो सेम ही होने वाला है, बस आपको सिचुएशन 4 में क्या बनाना है कि ये वाली जो कंपनी है, लिखो जरा, अब ये इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप है। और अगर ये इंडिविजुअल नहीं है, ये ग्रुप है, तो मैं क्या करूँ आप मुझे बताओ? हाँ जी, तो मैं क्या करूँ? दैट इज, अब ये जो एसेट है ये क्या हो जाएंगे? ये 1.25 बिलियन ना होकर कितना हो जाएगा? 5 बिलियन। ठीक है ना? और जो टर्नओवर है 3.75, ये 15 बिलियन हो जाएगा। तो मुझे बता दो जल्दी से, क्या बाकी कहानी ये वाली सेम रहेगी? यस सर। अब बताओ ऊपर, क्या आपको नहीं लगता ये वाला जो बनाया था चार्ट, ये मैंने और एक बार और अच्छे से आपको बता दिया ताकि आपको ये 4 सिचुएशन समझ में आ जाए पेपर में? मुझे नहीं लगता अब इसमें कोई आपको दिक्कत होने वाली है। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव फर्दर? एनी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है ऑनलाइन वालों। लेकिन और अगर आप मर्जर अमलगमेशन कर रहे हो, यू टचिंग दिस लिमिट, देन यू नीड व्हाट? तो आप सीसीआई की अप्रूवल लेंगे। अब वो सीसीआई अप्रूव कैसे ली जाएगी वो एक अलग बात है, बट अब सीसीआई अप्रूवल तो लेनी ही पड़ेगी। यहां तक क्या? अच्छा ये अमेंडमेंट समझ में आ गई क्या? आसान है, याद हो गया?
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ के आ रहे थे कॉम्पिटिशन एक्ट एंड मर्जर अमलगमेशन के एस्पेक्ट, और कॉम्पिटिशन एक्ट और मर्जर अमलगमेशन के एस्पेक्ट में एक अमेंडमेंट थी सेक्शन 5 और 6 के अंदर, वो आपको बता दी है। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में, अभी पूरा सेक्शन 5 और 6 लिखवाऊंगा, डोंट वरी। तो यहाँ पर तो आपको यू नीड बट सीसीआई अप्रूवल, थ्रेशोल्ड लिमिट क्लियर है, यस। लेकिन इसमें ना एक कॉन्सेप्ट और लिखेगा प्लीज, एक कॉन्सेप्ट और लिख लेना इसमें, डी मिनिमस, डी मिनिमिस, मस नहीं है, मिनिमिस, डी मिनिमस एग्जेम्पशन। तो लिखिएगा डी मिनिमस एग्जेम्पशन क्या होती है। तो डी मिनिमस एग्जेम्पशन के बारे में डिस्कस करते हैं। लिखो ध्यान से, ये कुछ नहीं है, ये भी बहुत आसान है। लिखेगा ये एक कंपनी एक्स लिमिटेड है, ध्यान से सुनना, और ये कंपनी वाई लिमिटेड है। लिसन केयरफुली। हाँ, ये कंपनी का इसमें मर्जर अमलगमेशन हो रहा है, दोनों के एसेट्स, ठीक है, और दोनों का टर्नओवर, लिखो बेटा सिर्फ इंडिया में है। दोनों के एसेट और दोनों के टर्नओवर सिर्फ कहां पे है? सिर्फ इंडिया में। कोई डाउट यहां पे? दोनों के एसेट, दोनों के टर्नओवर कहां है चंचल शर्मा? सिर्फ बेटा इंडिया में है, ठीक है ना। अब लिखेगा यहाँ पे दोनों के एसेट, दोनों के टर्नओवर सिर्फ इंडिया में है, दैट इज एक्स लिमिटेड, दैट इज वाई लिमिटेड। समझने वाली बात है। अब सी और लिखेगा इसके जो एसेट है, अच्छा इंडिया में, और ये जो कंपनी है ना वाई लिमिटेड, ये मान लो इंडिविजुअल है, ये क्या है? इंडिविजुअल है। तो कोई बताएगा एसेट का लेवल कितना होना चाहिए, दैट यू नीड सीसी अप्रूवल? 2500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, है ना। तो लिखिएगा ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी है, एक काम करो, ये जो कंपनी है दैट इज, मान लो 2500 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए ना। तो मान लीजिएगा दैट इसके जो एसेट है 2100 करोड़ के, वाई के एसेट, और एक्स लिमिटेड के जो एसेट है, लिखेगा वो 449 करोड़ के हैं, वो 440 करोड़ के हैं। वो कितने के हैं? 440 करोड़ के हैं, ठीक है। और इसका जो टर्नओवर है, ध्यान से देखिएगा, इसका जो टर्नओवर है कोई बताएगा टर्नओवर कितना होना चाहिए था? तो इसका जो टर्नओवर आप लिख लीजिएगा, दैट इज गिवन ओवर देयर। मान लीजिएगा इसका जो टर्नओवर है 3000 करोड़ है, कितना? 3000 करोड़ है। इसका जो टर्नओवर है लिखेगा 800 करोड़ है, 800 करोड़ है। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, आफ्टर मर्जर, इन दैट वेरी केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? कोई बताएगा आफ्टर मर्जर टोटल क्या आएगा? जल्दी बताओ, आफ्टर मर्जर टोटल क्या आएगा? आपका टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे मुझे बता दो आफ्टर मर्जर? टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे? 2540 करोड़, एग्री? 2540 करोड़ के एसेट हो जाएंगे, और आपका टर्नओवर कितना हो जाएगा? टोटल टर्नओवर लिखो प्लीज। तो आपका टोटल टर्नओवर हो जाएगा बेटा 3800 करोड़ रुपए, एग्री? तो क्या आप दोनों थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर रहे हो? क्यों? उसमें कितना था? अच्छा 7500 करोड़ था, सॉरी 7500 करोड़ था ना, सॉरी। तो 75, तो मान लो ये है 7000 करोड़, और ये है 800 करोड़। अब तो टच हो रहा है, अब ये 7800 करोड़ हो गया, अब तो ठीक है। अब क्या दोनों लिमिट टच हो रही है, यस और नो? और अगर दोनों लिमिट में से कोई भी, मैं कह रहा हूं कोई भी एक लिमिट टच होती थी, यूनिट सीसी अप्रूवल, तो क्या यहाँ पे सीसी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, यस और नो? लिखेगा नो, यहाँ पे सीसी अप्रूवल नहीं लेनी है, यहाँ पे सीसी अप्रूवल नहीं लेनी है। इसको बोलते हैं डी मिनिमस एग्जेम्पशन। अब आप बोलोगे सर ये क्या क्लेश करवा रहे हो? अब जरा ध्यान से सुनना, क्लेश कुछ नहीं है, लॉ मेकर कहता है यस इट इज मर्जर अमलगमेशन, नो डाउट, और यहाँ पे आप लिमिट टच कर रहे हो, लेकिन लॉ मेकर ने एक एग्जेम्पशन दे दिया। अब ध्यान से सुनना एग्जेम्पशन क्या है। लॉ मेकर कहता है एग्जेम्पशन सुनिएगा प्लीज, एग्जेम्पशन क्या है। लॉ मेकर कहता है where the value of the asset, where the value of assets being acquired is less than 450 crore,
वेयर द वैल्यू ऑफ द एसेट बीइंग एक्वायर्ड इज लेस देन 450 करोड़, क्या बोला मैंने? वेयर वेयर ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट बीइंग एक्वायर्ड इज लेस देन 450 करोड़, और वेयर turnover of being acquired is less than 1250 करोड़, इज लेस देन 1200 करोड़, 1250 करोड़, सॉरी। तो सर यहां पे लो मेकर क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, वैल्यू क्या है? लो मेकर कहता है जिस कंपनी को तुम एक्वायर कर रहे हो, कोई बताएगा मेरे केस में कौन किस में मर्ज हो रहा है? एक्स वाई में मर्ज हो रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वाई एक्स को एक्वायर कर रहा है? क्योंकि एक्स वाई में मर्ज हो रहा है तो वाई तो एक्स को एक्वायर कर रहा है। तो आप मुझे बताओ, अगर लो मेकर कह रहा है एक्स लिमिटेड के जो तुम एसेट एक्वायर कर रहे हो वो 450 करोड़ के नीचे है, क्या बताओ 450 करोड़ के नीचे है? बताओ जरा, 450 करोड़ के नीचे है, और आपका जो टर्नओवर है वो 1250 करोड़ के नीचे है। आर यू गेटिंग? तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द सीसी, तो आपको सीसी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। बताओ क्यों? नहीं नहीं, लॉजिक क्या है इसका? मतलब लॉजिक ये है, लॉ मेकर कहता था जो मेगा मर्जर है, जो क्या है, मेगा मर्जर है, दो लोग मिलकर बहुत बड़ा बनना चाह रहे हैं और वो कंपटीशन पे इंपैक्ट लाना चाह रहे हैं, देन यू नीड सीसी अप्रूवल। लेकिन लॉ मेकर कहता है इन द गिवन केस, ध्यान से देखिएगा, लॉ मेकर कहता है वाई लिमिटेड इज ऑलरेडी वेरी बिग, और एक्स लिमिटेड आने से उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, तो ये मर्जर अमलगमेशन का कोई इंपैक्ट आना भी नहीं है, क्योंकि आप वैसे ही इतने बड़े हो। आर गेटिंग? हाँ, आप अगर इंपैक्ट लाना चाहते हो तो आप अपने आप ला सकते हो, क्योंकि आपकी औकात इतनी बड़ी खुद ही है। लेकिन यहां पे कोई दूसरी कंपनी में मिलेगी आपके अंदर 450 करोड़ के नीचे के एसेट है, आपके ऑलरेडी इतने ज्यादा है, तो सर इससे हमें नहीं लगता कोई इंपैक्ट आएगा, इसलिए हम इसमें एग्जामिशन दे देंगे, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन बट एनी काइंड ऑफ सीसी अप्रूवल। इसी को नाम दे दिया जाता है, बोलो क्या? डी मिनिमिस एग्जामिशन। क्या आपको डी मिनिमिस एग्जामिशन भी समझ में आ गई है? ये दो लिमिट याद रखिएगा। अच्छा, ऑन द अदर हैंड शुड आई चेंज दिस? ऑन द अदर हैंड अगर ये ऐसा हो जाता, ये 450 करोड़ नहीं 460 करोड़ हो जाता, और ये 1251 करोड़ हो जाता, तो देन यू नीड सीसीए अप्रूवल, बिकॉज नाउ द बिजनेस बीइंग एक्वायर्ड, उनके एसेट मोर देन 450 करोड़ हो गए हैं और उसका टर्नओवर मोर देन 1250 करोड़ हो गया है, देन यू नीड सीसीए अप्रूवल। आप मुझे बता दो जरा सा, अब ये सीसीए अप्रूवल वाली बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेट मी नो गाइस। यस, अब ये बता दो जल्दी से कि आपको ये वाली और ये वाली जो लिमिट है ना 450 करोड़ वाली, ये भी चेंज हो गई है, ये भी रिवाइज है। मतलब यहाँ पे दो अमेंडमेंट्स हैं, पहली अमेंडमेंट तो इन वाली लिमिट्स में अमेंडमेंट है, और दूसरी अमेंडमेंट का ये डी मिनिमस एग्जाम्पशन के अंदर भी आपको अमेंडमेंट देखने को मिल रही है। मुझे बता दो जल्दी से, क्या यहाँ पर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा प्लीज। क्या हम आगे बढ़े? सिंपल। शैल वी मूव फर्दर? अब जल्दी से बता दो मुझे, लिमिट अगर याद हो गई है तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? शैल वी मूव फर्दर? हाँ जी प्लीज। हाँ जी, हाँ यस, हर जगह लगेंगे। बस वो जो लिमिट है वो इतनी ही रहनी चाहिए। कौन सी वाली कंपनी की लिमिट देखनी है? जो कंपनी आप एक्वायर करने जा रहे हो। क्या ये दो अमेंडमेंट समझ में आ गई है? यस। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग से पढ़ते हैं और दोबारा समझते हैं। दोबारा देखिए, मुझे बताओ कंपटीशन एक्ट में हम कर क्या रहे हैं? वट लॉ मेकर इज सेइंग, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या कर रही है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी में क्या कर रही है, मर्ज कर रही है, और उसकी वजह से आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट टच हो रही है, लेकिन डी मिनिमस में आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यू नीड व्हाट? सीसी अप्रूवल। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और जो ये एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज हो रही है और आपका एसेट और टर्नओवर का लेवल इतना टच हो रहा है, इसी को कॉम्बिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन। और इसके लिए लगता क्या है? सेक्शन 5 सेक्शन 6 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट। तो हेडिंग लिखेंगे प्लीज। अब मैं, हाँ जी, डजंट मैटर। हाँ, वो आपको एट द टाइम ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन देखना है बस। ऐसे तो डेली पल पल में होता रहेगा, नहीं उसको उसको कैसे आप लोग जज करोगे? तो अब इतना कुछ बताने के बाद अब हेडिंग लिखेंगे सारे के सारे, रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन लिखो प्लीज। क्या लिखेंगे? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। बात समझ में आई आपको ये?
ठीक है भैया, लिखेगा। अब रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। अब ये क्या चीज है, लिखेगा इसके लिए आपको दो सेक्शन पढ़ने हैं, एक तो सेक्शन 5 पढ़ना और एक सेक्शन 6 पढ़ना है। तो दोनों को आप ऐसे डिवाइड कर देंगे, लिखेगा सेक्शन नंबर 5 और यहां पे लिखो बेटा सेक्शन नंबर 6, लिखेगा सेक्शन 5 और सेक्शन 6। तो लिखेगा सबसे पहले सेक्शन 5 बोलता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन है क्या, किसे कॉम्बिनेशन नाम दिया जाएगा। तो सेक्शन 5 बोलता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन किसे नाम दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लिखेगा व्हाट इज कॉम्बिनेशन। तो लिखेगा सेक्शन 5A 2 years आकाश, 5B और सेक्शन 5C, 5A 5B और 5C। यहां पे इन तीन प्रोविजंस में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि यहां पे कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। एग्जाम में आएगा तो लिखेंगे और लिखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने किसके केस में दैट एक्सप्लेन किया। केस का नाम लिखिएगा CCI वर्सेस थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। तो लिख लेंगे। तो सर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है। अच्छा, जहां जहां कॉम्बिनेशन आएगा वहां वहां थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी, और जहां जहां कॉम्बिनेशन के अंदर थ्रेशोल्ड लिमिट आएगी यू नीड CCI अप्रूवल। अब जरा समझते हैं कि इस लॉ मेकर कहने के अच्छा डिफाइन किया है 5A 5B 5C में। अब 5A 5B 5C में बेरेट की लैंग्वेज लिखी हुई थी कॉम्प्लिकेटेड, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में सुप्रीम कोर्ट ने समझाने की कोशिश करी कि कॉम्बिनेशन है क्या। यानी एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि कॉम्बिनेशन के तीन मतलब है, 5A 5B 5C। मैं लैंग्वेज लिखवा रहा हूं, आपके मॉड्यूल में भी लिखे, आप बताना क्या मतलब, आप बताना। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड, अ कॉम्बिनेशन इज फॉर्म्ड if acquisition of control, if acquisition of control by a person sorry a combination is formed a combination is formed if acquisition by one person लिखा है। तो यहां पे काम करना, ये शब्द हटा देना। if acquisition by one person, if acquisition by one person or enterprise of control comma share voting right asset, share voting right assets of another person of another person of another person or enterprise subject to threshold limit। अब अगर क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो बस आपको ये लिखना है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं। मुझे बताओ 5A समझ में आ रहा है आपको, क्या है ये, आया समझ में, नहीं आया? इसका मतलब ये है, ये एक्स लिमिटेड है, क्या मैं इस एक्स लिमिटेड को पर्सन या एंटरप्राइज बोल सकता हूं? तो जब एक एक्स लिमिटेड दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड के ऊपर, हाँ जी, क्या कर रहा है बोलो, उसके ऊपर कंट्रोल कर रहा है, या उसको उसके शेयर एक्वायर कर रहा है, या फिर उसके वोटिंग राइट एक्वायर कर रहा है,
आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो सर उस तो ये भी कॉम्बिनेशन मान लिया जाएगा, कुछ नहीं है, मैं अपनी सिंपल भाषा में बता दूं, ये है टेक ओवर। यानी ये थ्रेशोल्ड वाला जो ड्रामा मैंने बताया ऊपर, दिस वन, ये जो थ्रेशोल्ड वाला ड्रामा है, क्या इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर मर्जर अमलगमेशन? नो सर, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन व्हाट? टेक ओवर। दैट इज अ कॉम्बिनेशन नंबर वन। यानी अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर को एक्वायर करती है, आर गेटिंग, वोटिंग राइट को एक्वायर करती है, उसमें कंट्रोल एक्वायर करती है, हाँ जी, या फिर उसके एसेट एक्वायर करती है। और आपको पता है अगर आपने टेक ओवर कोड पढ़ा होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल पाने का एक और तरीका होता है एसेट रूट, डेट रूट। तो कैन वी से ये टेक ओवर है बेसिकली। तो सर टेक ओवर के अंदर भी सीसी, टेक ओवर अगर आप किसी कंपनी का कर रहे हो तो उसे भी क्या नाम दिया जाएगा बोलो? कॉम्बिनेशन। अब दूसरा सुनिएगा, if acquisition of control by a person, acquisition of control by a person over enterprise, when such person has already acquired direct or indirect if acquisition of control by a person over enterprise, when such person has already acquired direct or indirect control over another enterprise, over another enterprise, फटाफट लिखेंगे, over another enterprise, ठीक है, subject to the threshold limit, subject to threshold limit, कोई बताएगा? ए तो टेक ओवर हो गया, तो बी क्या है? If a acquisition of control by a person over enterprise, when such person has already acquired direct or indirect control over another enterprise, कुछ आया समझ में? देखो, ये एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड के एक्स लिमिटेड ऑलरेडी कंट्रोल वाई लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ऑलरेडी कंट्रोल बट वाई लिमिटेड, ऑलरेडी कंट्रोल वाई लिमिटेड। कोई बता सकता है अब आगे क्या बोलूं? हाँ जी, इफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल by person over enterprise, when such person has already acquired direct or indirect control over another enterprise। हाँ जी, और जो ये Y लिमिटेड है, अब Y लिमिटेड Z लिमिटेड के ऊपर कंट्रोल पा लेती है। तो मुझे बताओ जल्दी से, तो क्या जो ये Z लिमिटेड है, क्या ये भी X के कंट्रोल में आ गई या नहीं आ गई? यस। तो सच बताऊं, यहां पर ये कुछ नहीं है, इसे बोला जाता है इनडायरेक्ट एक्विजिशन। आर यू गेटिंग दिस? तो ये हो गया इनडायरेक्ट एक्विजिशन। और एक बात और सुन लो जरा, यहाँ पे ये वाले पॉइंट में आ जाओ, ये है टेक ओवर, इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्विजिशन। आप डायरेक्टली किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो, और यहाँ पे ये भी टेक ओवर ही है, हेलो, ये भी टेक ओवर ही है, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो। तो वन इज यू आर डायरेक्टली एक्वायरिंग द कंपनी, सेकंड इज आप इनडायरेक्टली यू आर एक्वायरिंग द कंपनी। आप मुझे बताओ दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? यू आर डायरेक्टली एक्वायरिंग द कंपनी, यू आर इनडायरेक्टली एक्वायरिंग द कंपनी, क्या दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है या नहीं है? दूसरे केस में आपने, पहले केस में आपने क्या किया? आपने डायरेक्टली वाई को कंट्रोल किया, तो ये डायरेक्ट एक्विजिशन बन गई। बी केस में 5B में क्या हुआ? आपने वाई को टेक ओवर नहीं किया, आपने वाई को टेक ओवर किया, लेकिन उसके थ्रू आपके पास कंट्रोल जेड पे आ गया। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इनडायरेक्ट एक्विजिशन। तो दैट इज अ, तो लोमेकर कह रहा है अगर आप ये करोगे ना, तो ये भी क्या माना जाएगा मुझे बताओ? ये भी कॉम्बिनेशन माना जाएगा। और इस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपने थ्रेशोल्ड लिमिट को टच कर दिया, देन यू नीड व्हाट? सीसी अप्रूवल। समझ आ रहा पॉइंट हो क्या रहा है? और तीसरा 5C, जिसका आपको था इंतजार, एनीबडी एनी गैस 5C में क्या लिखा होगा? एनी गैस? हाँ जी, ये बोलता है मर्जर एंड अमलगमेशन आर ऑल्सो, हाँ जी, आज मैं नहीं देख रहा हूं बेटा, वो पिक्चर नहीं आ रही है। मर्जर अमलगमेशन आर ऑल्सो विद इन एम्बिट ऑफ कॉम्बिनेशन, विद इन एम्बिट ऑफ व्हाट? विद इन एम्बिट ऑफ कॉम्बिनेशन। मुझे लगता है लाइन समझ में आ गई है। तो मर्जर अमलगमेशन ऑल्सो विद इन द एम्बिट ऑफ द कॉम्बिनेशन। आई होप इट इज ओके विद यू।
और सब्जेक्ट टू व्हाट, सब्जेक्ट टू द थ्रेशोल्ड लिमिट। अब आप बोलोगे इन तीनों चीजों के लिए ये तो बता दो सर लिमिट क्या है। अब आप मुझे बताओ इन तीनों के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या ऑलरेडी लिखवा दी थी क्या? यस। तो सर अगर देखो यानी इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुम टेक, देखो कितना आसान है, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का डायरेक्टली टेक ओवर करती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी का इनडायरेक्टली टेक ओवर करती है, या एक कंपनी दूसरी कंपनी का मर्जर अमलगमेशन करती है, ये तीनों क्या है? कॉम्बिनेशन। और इन तीनों कॉम्बिनेशन में से किसी भी कॉम्बिनेशन को आप करते हो और आपका एसेट का लेवल और आपका टर्नओवर का लेवल एक लिमिट को टच कर जाता है, तो इसको कहा जाएगा मेगा मर्जर टेकओवर, एंड इसके लिए यू नीड व्हाट? सीसीआई अप्रूवल। कितना आसान है, कहानी बहुत सारी है, बट आप देखो एक एक करके हमने इसके अंदर सारी चीजें समझा दी हैं। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई मुश्किल वाली बात इसमें है नहीं। लिख लो फटाफट। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? जल्दी बता दो। अब आप मुझे बताओ अब कहानी होने क्या वाली है, जल्दी से बताओ। सेक्शन 5 इज ऑल गुड, सेक्शन 6 आगे बढ़े। लिखिएगा आप सेक्शन 5 के बाद अब सेक्शन 6। अब हमें सेक्शन 5 तक हमें क्या समझ में आ गया ये बताओ। कॉम्बिनेशन होता क्या है, थ्रेशोल्ड लिमिट होती क्या है, सीसीआई की अप्रूवल चाहिए कब। लेकिन ये बताओ मर्जर अमलगमेशन के ऊपर सेक्शन एक्चुअली कौन सा लगता है? 230 252 सॉरी 230 232। you need what? board approval, shareholder approval, NCLT, but in this case you also need what? CC approval। आपको कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। इज दैट ओके विद यू? अब लिखेगा प्रोसेस क्या है, शुड आई चेंज दिस? अब मैं आपको प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जरा सारे के सारे मिलके वो प्रोसेस को देख लेना सर, वो प्रोसेस क्या है। शुड आई चेंज? लिखेगा, लिखेगा दैट इज, और सेक्शन 6 इज ऑल अबाउट रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। ये किससे डील करता है? रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन से। अब ध्यान से सुनिएगा ये क्या चीज है, यहीं पे सारा का सारा गेम है। हाँ जी, और यहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि प्रोसीजर क्या होता है। बेसिकली क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पे? प्रोसीजर क्या है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि प्रोसीजर क्या है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, प्रोसीजर बताने जा रहा हूं आपको, नोट करेंगे प्लीज। बहुत सारी चीजें मिला मिला के आराम आराम से लिख लेना। ये लिख लेना सर, ये मॉड्यूल से समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी। हम सारा मॉड्यूल अभी मॉड्यूल से भी चेक करा देंगे आपको वर्ड बाय वर्ड। अब ध्यान से सुन लो पहले कहानी है क्या, सी दिस। सेक्शन 6 लिखेगा, आप ऐसे लिखो इस पॉइंट वन और पॉइंट 1 है, पॉइंट 1 में आएगा सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। ये क्या बोलता है, लिखेगा ये बोलता है नो पर्सन shall enter into combination, no person shall enter into combination having appreciable adverse effect on competition। AAEC मतलब appreciable adverse effect on competition। कोई भी बंदा ऐसा कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आया, कोई ऐसे मर्जर टेक ओवर नहीं करेगा जिसकी वजह से क्या है, मार्केट के ऊपर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट आए। एंड इफ एंटर्ड, और अगर कर भी लिया, और अगर तुमने कोशिश करी, इफ एंटर्ड अगर कर भी लिया तो वो वॉइड माना जाएगा। इफ एंटर्ड इट इज वॉइड। मुझे बताओ क्या पॉइंट 1 समझ में आ रहा है? इफ एंटर्ड इट इज वॉइड। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इज ओवर। सेकंड, ठीक है सर, और लिखेगा दैट इज एंटरप्राइज, और ये वाली बात लिखी है जो मैं बता रहा हूं, ये लिखी है बात सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में। एंटरप्राइज परपोज टू एंटर, परपोज टू एंटर इनटू कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब समझ में आ रहा है? और अगर कोई भी कंपनी बेटा कॉम्बिनेशन करना चाह रही है, क्या करना चाह रही है? कॉम्बिनेशन करना चाह रही है, तो लिखेगा दैट इज द एंटरप्राइज परपोज टू एंटर इनटू व्हाट कॉम्बिनेशन। कौन से वाला कॉम्बिनेशन? थ्रेशोल्ड वाला। आर यू गेटिंग? शेल गिव नोटिस, शेल गिव नोटिस टू सीसीआई। तो आपको सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा, सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा, दैट इज समथिंग सिंपल ओवर देयर। सीसीआई को नोटिस देना पड़ेगा, और लो मेकर कहता है ठीक है, और
disclosing the detail, disclosing the detail of the combination, disclosing the detail of what combination, disclosing the detail of the combination. वेट करो, लेट मी सी वन मोर थिंग। बहुत सारी चीजें मिला मिला के पढ़नी है यार इसमें। रेगुलेशन 5 भी कनेक्ट होगी यहाँ पे। ठीक है भैया, कर देंगे इसे भी कनेक्ट। लिखेगा आफ्टर पॉइंट ए, अप्रूवल ऑफ कॉम्बिनेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और execution of any agreement relating to combination। कोई बताएगा इस लाइन का मतलब क्या है? Anybody, what is the meaning of this line? अब आपने वो मर्जर अमलगमेशन करने का क्या कर लिया है, या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दी है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल अभी नहीं ली है, लेकिन यू हैव एंटर इनटू एन एग्रीमेंट दैट वी आर गोइंग टू मेक अ प्रपोज मर्जर अमलगमेशन। तो आपने जैसे किया ये काम, तुरंत आपको क्या कर देना है, आपको इस बात की खबर किसको दे देनी है? सीसीआई को दे देनी है। किसको दे देनी बोलो? ये बात कहाँ लिखी है? सेक्शन 6 सब सेक्शन 2 में। इज इट ओके? और यहाँ पे है ना, यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा तो कनेक्टिविटी आएगी यहाँ पे, और यहाँ पे कनेक्टिविटी आएगी रेगुलेशन नंबर 5 की। बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे दी हुई हैं इन्होंने। ठीक है, और ये रेगुलेशन 5 है, दैट इज सीसीआई प्रोसीजर in regard to transaction, in regard to transaction of business relating to combination, relating to combination रेगुलेशन 2011। तो इसको फटाफट ऐड ऑन करेंगे प्लीज। तो यहाँ पे रेगुलेशन 5 भी आपके सामने लग रही है। अब रेगुलेशन 5 क्या कह रही है, लिख लो जरा। ठीक है, रेगुलेशन 5 ये कह रहा है कि ये जो नोटिस आप दोगे, ये जो नोटिस देने की बात हो रही है, कौन से फॉर्म में दोगे? तो लिखिएगा रेगुलेशन फॉर्म कह रहा है या तो फॉर्म 1 में दे दो या फिर फॉर्म 2 में दे दो। तो ये नोटिस आप कौन से फॉर्म में दे सकते हो? या तो फॉर्म 1 में दे दो नोटिस, या फिर कौन से फॉर्म में दे दो? फॉर्म 2 में दे दो। दैट इज गिवन ओवर देयर। प्लीज लिखो इसको। ठीक है, तो दैट इज द पॉइंट एक्चुअली। तो दैट इज ये नोटिस। और याद रखना यहाँ पे नोटिस तो दोगे दोगे, बट सीसीआई को जो भी प्रिस्क्राइब्ड फीस है वो भी पे करनी पड़ेगी। तो प्रिस्क्राइब फी भी आपको सीसीआई को पे करनी पड़ेगी। लिख लो प्लीज। फॉर्म 2 के अंदर आपको नोटिस कब देना है? इन द केसेस, लिखो, इन द केसेस पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन
इन द केसेस पार्टी टू द कॉम्बिनेशन, ध्यान से सुनना, पार्टी टू द कॉम्बिनेशन एंगेज्ड इन प्रोडक्शन, engage in the production, engage in the supply, engage in the distribution, engage in the distribution, storage, sale, trade, and combined market share, combined market share, दोनों फर्म का combined market share आफ्टर कॉम्बिनेशन, दोनों कंपनियों का आफ्टर कॉम्बिनेशन जो कंबाइंड मार्केट शेयर है वो 15% हो जाएगा। मार्केट शेयर समझते हो? मार्केट में 100 गाड़ियां बिकती हैं तो 5 हुंडई की बिकती हैं और 6 और मान लो 6 किसकी बिकती है, मारुति की बिकती है, तो कंबाइंड मार्केट शेयर 11% है। तो ऐसा कुछ बोला जा रहा है यहाँ पे, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक है सर। और एक लाइन और ऐड कर लेना प्लीज, पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन, party to the combination are engaged in different stages, engage in the different stages or level of production, production chain, लिख लीजिएगा प्लीज। तो पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन आर एंगेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द प्रोडक्शन और लेवल ऑफ प्रोडक्शन, level of production chain in different markets. In respect of, in respect of production, in respect of production, supply, distribution, storage, sale or trade, in goods or services, and their individual or combined market share is more than 25%। लिखो बेटा, ये सब डिस्कस करेंगे अभी, आप लिख लो इसको बस। देख रहे हो रेगुलेशन 5 यहाँ पे क्या कनेक्ट हो रही है, लिख लीजिएगा इसको। अब रेगुलेशन 5 में सुनो, रेगुलेशन 5 में और भी पॉइंट है, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो आगे जाके हम लिंक करेंगे उसको। यहां तक बस आपको इतना ही लिखना है। मुझे बताओ हम लोग कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 6.1, 6.2। एक बार पूरा अच्छे से लिख लिया, फिर इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर देन वी आर मूविंग फर्दर। लिख लो प्लीज।
ठीक है सर। इतना समझ में आया आपको ये? तो दैट इज गिवन ओवर दियर, दैट इज सेक्शन 6 सबसेक्शन 1। अभी इसमें समझाया कुछ नहीं है, ठीक है, अभी इसमें लिखवाया कुछ नहीं है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। 6.1 6.2 दैट इज गिवन ओवर दियर। क्या लिखा हुआ है? 6.1 दैट इज 6.2। कितने स्टेप हो गए? 2। स्टेप 3 लिखेंगे प्लीज इसमें, थर्ड पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा नो कॉम्बिनेशन shall come into effect, no combination shall come into effect until 150 days have passed from the date of notice, from the date of notice or CCI has passed order under section 31, order under section 31 whichever is earlier। ठीक है सर, ये बात सेक्शन 6(2)A में लिखी हुई है। चलो सर ये भी डिस्कस करेंगे। पॉइंट 3, पॉइंट नंबर 4, द कमीशन शैल, कमीशन मतलब सीसीआई, तो लॉ मेकर कहता है द सीसीआई शैल after receipt of notice, after receipt of notice under section 6 subsection 2 deal with the notice, deal with the notice in accordance with, in accordance with provision contained under section 29, 29A, 30 and 31। तो बस इतनी सी बात है आपके सामने। कहानी अभी बहुत बड़ी है, सेक्शन 6 के अंदर बहुत सारी चीजें मिला मिला के पढ़नी पड़ेगी, अभी कहानी बहुत आगे तक चलेगी। स्टेप 5, ये प्रोसेस चल रहा है पूरा का पूरा, लिख लो प्लीज इसको। ठीक है सर, और यहां से लिखेगा दैट इज, पहले ऊपर का पढ़ लेते हैं फिर आगे समझते हैं, ठीक है। इसके साथ मैं सेक्शन 29 भी अटैच करने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनेंगे। अब आप मुझे बताओ हो क्या रहा है यहाँ पे, यहाँ पे देखिएगा हो क्या रहा है। स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप याद करो दोबारा से, सबसे पहले क्या बना? कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन समझ में आया? मर्जर टेक ओवर दोनों कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन बनने के बाद हमने चेक किया थ्रेशोल्ड लिमिट, तो थ्रेशोल्ड लिमिट में आप फॉल कर गए, तो लॉ मेकर कहता है अगर थ्रेशोल्ड लिमिट में आप फॉल कर गए तो स्टेप 1 बताओ क्या करना है। सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 क्या कहते हैं? कोई भी बंदा, पहली बात तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन करेगा ही नहीं जिसका एडवर्स इफेक्ट आ रहा है, कर भी लिया तो वॉइड है, फिर क्या आएगा? सेकंड स्टेप। और कोई भी अगर कॉम्बिनेशन कर रहा है तो आपको उस कॉम्बिनेशन की खबर किसको दे देनी है? सीसीआई को दे देनी है। और उसके अंदर और कब देनी है? जैसे आप बीआर पास कर दो या फिर वो एग्रीमेंट कर लो, आसान है। और उसके बाद यहाँ पे रेगुलेशन 5 कनेक्ट हुई और लॉ मेकर क्या कहता है? जनरली आपको नोटिस हमेशा कौन से फॉर्म में देना है? जनरली आपको नोटिस हमेशा फॉर्म 1 में देना है, लेकिन फॉर्म 2 में भी आप नोटिस दे सकते हैं। और फॉर्म 2 में नोटिस कब देते हैं? और ये नोटिस किसको दिया जा रहा है? फॉर्म 1 में नोटिस किसको दिया जा रहा है? सीसीआई को। और फॉर्म 2 में भी नोटिस किसको दिया जा रहा है? सीसीआई को। तो ये भी आप नोटिस दे सकते हो सीसीआई, लेकिन कब दे सकते हो? तो लिखेगा इन केस पार्टी टू द कॉम्बिनेशन, मतलब जो दोनों कंपनीज हैं वो किसमें, वो दोनों कंपनी जो पार्टी टू द कॉम्बिनेशन है, यानी एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड, वो आप मुझे बताओ किसमें एंगेज है?
प्रोडक्शन में, सप्लाई में, डिस्ट्रीब्यूशन में, स्टोरेज, सेल, ट्रेड, इनमें है। और इनका कंबाइंड मार्केट शेयर आफ्टर कॉम्बिनेशन कितना है? 50% है। तो सर आप चाहो तो नोटिस किस में दे सकते हो? मे बी फॉर्म 2 में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो फॉर्म 2 एक अलग फॉर्म बना दिया बेसिकली। और कब दे सकते हो? जब पार्टी टू द कॉम्बिनेशन, यानी अच्छा पार्टी टू द कॉम्बिनेशन का मतलब कैन वी से पार्टीज टू द कॉम्बिनेशन मतलब क्या? एक्स लिमिटेड, दोनों कंपनी मर्ज हो रही हैं, अमलगमेट हो रही हैं, दैट इज इनका कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जहां ये पार्टीज आ रही हैं तो आप लिख लीजिएगा इनकी पार्टीज के आगे याद रहेगा रिवीजन के टाइम पर, दैट इज एक्स लिमिटेड और दैट इज वाई लिमिटेड, या टू कंपनीज आर देयर, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड। क्या समझ में आया पॉइंट? ये टेक्निकल है ये। और पार्टी टू द कॉम्बिनेशन आर एंगेज इन डिफरेंट स्टेजेस। हाँ जी, इन्वॉल्व इन व्हाट, मतलब दे आर, इसका क्या मतलब है? कोई बताएगा? ऊपर क्या था और नीचे क्या है? कोई बताएगा डिफरेंस क्या है? पार्टी टू द कॉम्बिनेशन एंगेज किस में थी? वो दोनों प्रोडक्शन करती थी या सप्लाई करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन करती थी, स्टोरेज का काम करती थी, सेल ट्रेड का काम करती थी। कोई बताएगा दूसरा केस कौन सा है और के बाद? वो क्या काम कर रही है आप मुझे बताओ जल्दी से। पार्टी टू द कॉम्बिनेशन आर एंगेज इन व्हाट? डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन। हाँ जी, डिफरेंट स्टेजेस और क्या लिखा हुआ है बोलो? डिफरेंट स्टेजेस। और ये ऐसे पढ़ो डिफरेंट, इसको है ना ऐसे ब्रैकेट में ले लो, स्टेजेस और लेवल, थोड़ा आसान हो जाएगा पढ़ना। ऐसे ब्रैकेट में ले लीजिए, डिफरेंट स्टेजेस और लेवल ऑफ प्रोडक्शन चेन, लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन डिफरेंट मार्केट, इन डिफरेंट मार्केट। हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेल और ट्रेड, इन गुड्स और सर्विसेज एंड देयर इंडिविजुअल और कंबाइंड मार्केट शेयर इज व्हाट? मोर देन 25%। कोई बता सकता है मुझे फॉर्म मतलब ये जो कैन वी से, यहाँ पे एक लाइन लिख लो, दैट इज अ केस 1, और यहाँ पे लिख लो बेटा केस 2। कोई बता सकता है मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी, दोनों में क्या फर्क है? हाँ जी, इतना मैं थोड़ा पानी पीऊँ, जल्दी से बताओ दोनों में क्या फर्क लग रहा है? आप पढ़ लो दोनों के दोनों आराम से, टेक योर टाइम। ये 15% और 25% मत बताना, ये तो लिखा ही हुआ है, तो पता ही है सबको। हाँ जी बताओ जरा। दोबारा बताओ, डिफरेंट, डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, क्या होता है? हाँ ठीक है, 2 सेकंड, ठीक है। क्या प्रोडक्शन करने की बड़ी सारी स्टेजेस होती होंगी? अब एक कार बनानी है, आपको क्या लग रहा है? मतलब कार इज लाइक दैट कि आपने कोई चीज़ पिज़्ज़ा की तरह है कि आपने ओवन में डाला और वो बाहर निकल गया, ऐसे गाड़ी बनेगी? नो सर। तो क्या उसकी बड़े सारे स्टेजेस होते होंगे? यस और नो? आंसर इज यस। मैंने देखा है प्रोडक्शन के अंदर, थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा यहाँ पे। प्रोडक्शन के अंदर आई हैव सीन वन थिंग कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि जो मेरा ब्रदर है, जो मेरा बड़ा भाई है, उन उसकी है ना वो है जो टैप्स होती है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग है। टैप समझते हो? जो बाथरूम फिटिंग जो होती है, शावर, यू नो टैप्स लाइक दिस। तो उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री है। तो हम देखते हैं उसके अंदर वो क्या करता है कि वो ना ब्रास, आप बोल सकते हो जो ब्रास की टैप्स होती है वो बनाता है, शावर एंड ऑल। अब यू नो आप सुना होगा सिंक मिक्सचर, वॉश बेसिन मिक्सचर, यू नो दैट, वो जो लगे रहते हैं। तो दैट अब है ना वो क्या होता है दैट जो कॉपर है, कॉपर को पिघलाकर या फिर वो पीतल को पिघलाकर फिर वो डाई में डालते हैं, तो वो डाई में कहीं और से बनकर आता है माल, दैट इज अ फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद उसके ऊपर क्रोम कहीं और से करवाते हैं, दैट इज अ सेकंड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। उसके अंदर फिर है ना वो, अब वो खाली पाइप बन गए हैं, किस चीज के पाइप बन गए हैं? जिसमें से पानी आएगा, लेकिन उसके अंदर फिटिंग भी लगानी पड़ती है, तो वो तीसरे बंदे से लगवाते हैं, दैट इज अ थर्ड लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो कैन वी से छोटी सी वो जो टूंटी बना रहे हैं, जो वो टैप बना रहे हैं, जो वॉश बेसिन मिक्सर बना रहे हैं, उसके अंदर आप देखो कितने लेवल प्रोडक्शन है। गेटिंग दिस? तो कार बनाने के लिए इंजन अलग है, कैन वी से वो चेसी अलग है, कैन वी उसकी फिटिंग अलग है, यू नो वो बड़ी सारी लेवल, समझ आ रहा है लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो लोमेकर कह रहा है पॉइंट नंबर 2 में कि दो कंपनीज ऐसी हैं जो अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे काम कर रही हैं, कोई लेवल 1 प्रोडक्शन काम करती है, कोई लेवल 2 प्रोडक्शन काम करती है, उनके बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। गेटिंग दिस पॉइंट? उनके बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है। फर्स्ट में किसके बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है? फर्स्ट में किसके बीच में मर्जर अमलगमेशन हो रहा है?
फर्स्ट में तो एक कंपनी प्रोडक्शन कर रही है पूरा, एक दूसरी कंपनी प्रोडक्शन कर रही है उनके बीच में, लेकिन तो सेकंड में कौन से हो रहा है? बात समझ में आ रही है? दैट इज समथिंग सिंपल, डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन में आप काम कर रहे हो, एंड इसी को नाम दिया जा रहा है बेसिकली यहाँ पे। और यहाँ पे उनकी या तो इंडिविजुअल मार्केट शेयर या मोर देन मार्केट शेयर कंबाइंड कितनी हो रही है, 25% या उससे ज्यादा हो रही है, तो देन स्टिल आपको अप्रूवल तो लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे कौन से फॉर्म में आप नोटिस दे सकते हो? फॉर्म 2 में। तो और ये बात सारी रेगुलेशन 5 में लिखी हुई है। और उसके बाद आप मुझे बताओ कोई भी कॉम्बिनेशन, इसका मतलब बता दो क्या है? नो कॉम्बिनेशन शैल केम इन टू फोर्स until 150 days have passed from the date of the notice of the CCI। अब तुमने नोटिस दे दिया, तो नोटिस देने के बाद CCI के पास 150 दिन है। CCI के पहले ये 210 दिन होता था, आपके मॉड्यूल में 210 दिन भी लिखा है, लेकिन वो रिवाइज है ये, तो 210 दिन या अब 150, मतलब CCI के पास अब कितना टाइम है अप्रूवल देने का? सिर्फ 150 दिन है। और 150 दिन में अगर उसने अप्रूवल दे दी तो ठीक है, या तो मना कर दे या तो अप्रूवल दे दे। अगर मना कर दिया तो फिर, और अगर चुप रहा तो 150 दिन में, वो 150 दिन के बाद डीम्ड अप्रूवल मान लिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनना, 31 में आप किस चीज का ऑर्डर देते हो? अप्रूवल का। 31 में अप्रूवल का ऑर्डर आता है। ध्यान से सुनो, या तो मतलब ये कॉम्बिनेशन कब तक इफेक्ट नहीं आएगा? तुमने नोटिस फाइल किया, या तो 150 दिन बीत जाने दो, और 150 दिन नहीं बीते, देखो सर, तुमने यहां नोटिस फाइल कर दिया, तुमने बेटा यहां नोटिस फाइल कर दिया, ध्यान से समझिएगा, नोटिस फाइल कर दिया, तो मुझे बताओ अब आपका कॉम्बिनेशन कब तक इफेक्टिव नहीं है? 150 डेज तक इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सीसीआई की यहां पे इन्वेस्टिगेशन वगैरह चलती रहेगी। समझ में आया पॉइंट? लेकिन सीसीआई ने 80वें दिन अपनी अप्रूवल दे दी, तो मुझे बताओ अभी भी 150 दिन का इंतजार करोगे क्या? तभी तो लास्ट में लिखा है विच एवर इज अर्लियर। तो अगर यहां पे पहली अप्रूवल आ गई तो 80वें दिन ही क्या मान लिया जाएगा कि सर आपका कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हो गया। लेकिन अगर सीसीआई चुप रहा 150 दिन तक, तो फिर इफेक्टिव कब होगा? 150 दिन के बाद। तो ये बोला जा रहा है, दैट इज समथिंग सिंपल। और उसके बाद आप मुझे बताओ अब क्या लिखा हुआ है। अब पॉइंट 4 बताओ क्या है? द सीसीआई शेल आफ्टर रेसिप्ट ऑफ नोटिस अंडर 6(2)। अब क्या होगा? अब आपके पास नोटिस आ गया, अब सीसीआई क्या करेगा? नाचेगा? नो, अब वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह करेगा, और वो इन्वेस्टिगेशन करेगा अंडर सेक्शन, और इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो ऑर्डर वगैरह देगा। तो 29 से 30 और 31 ये सेक्शन लगेंगे यहाँ पे। अब फटाफट पॉइंट नंबर 5 पे आ जाइए, सेक्शन 29 पे। अब सेक्शन 29 क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 29 इज ऑल अबाउट द इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर। कोई बताएगा अब इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सीसीआई। तो दैट इज सेक्शन 29 पॉइंट नंबर 5 के अंदर अब इन्वेस्टिगेशन सीसीआई करेगा। लिखेगा पॉइंट ए। अब वो इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा? अब फटाफट लिख लेना जरा। अगर सीसीआई की ये ओपिनियन है, सीसीआई की ओपिनियन है कि जो परपोज कॉम्बिनेशन है, जल्दी लिखें, जो परपोज क्या बेटा कॉम्बिनेशन बनाया जा रहा है, उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट होगा कंपटीशन पे। एईसी का मतलब एप्रिशिएबल इफेक्ट होगा कॉम्बिनेशन पे। हाँ जी, तो सीसीआई क्या करेगा? लिखेगा पार्टीज को ना, यहां पे कंपनी को नोटिस देगा, और शोकोज नोटिस देगा, और पूछेगा शोकोज नोटिस देगा, और पूछेगा मालूम क्या? वाई इन्वेस्टिगेशन शैल नॉट बी टेकन अगेंस्ट यू, सॉरी, वाई शैल नॉट बी स्टार्ट अगेंस्ट यू। हम आपसे पूछ रहे हैं, आप ही बता दो, हमें तो लग रहा है आपका जो ये कॉम्बिनेशन है ये गलत है, तो आप बता दो हमें कि हम तुम्हारे खिलाफ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट क्यों ना करें। तो दैट इज द पॉइंट, हम आपके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन क्यों स्टार्ट ना करें। तो ये शोकोस नोटिस सीसीआई देगा, किसको देगा? पार्टी को देगा, आपके सामने। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस। और लिखेगा द पार्टी हैज टू रिप्लाई विद इन 15 डेज। पार्टी हैज टू रिप्लाई, और पार्टी को यहाँ पे रिप्लाई देना पड़ेगा सीसीआई को कितने दिन में? 15 दिन में रिप्लाई देना पड़ेगा कि सर क्या पता सामने वाला एक ऐसी बात बता दी सीसीआई को समझ में आ जाए, हाँ बात इनकी सही है, और वो इन्वेस्टिगेशन ना करे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्लीज। after receipt of response of the party, after receipt of response of the party, CCI may call for the report from DG। डीजी की फुल फॉर्म लिखो डायरेक्टर जनरल। कंपटीशन एक्ट में एक अथॉरिटी और होती है जिसका नाम है डायरेक्टर जनरल। अब
मुझे बताओ पार्टी का रिस्पॉन्स आने के बाद सीसीआई एक ये कंफर्मेशन किससे मांगेगा, डीजी से, कि बताओ आपको क्या लगता है इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है प्रपोज कॉम्बिनेशन का, तो डीजी से पूछेगा। ठीक है, लिखेगा डीजी शैल गिव रिपोर्ट, डीजी शैल गिव रिपोर्ट within such time, within such time as specified by the CCI। सीसीआई आपको बताएगा कि आपको रिपोर्ट कितने दिन में बना के देनी है, तो वो रिपोर्ट बना के दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखेगा नाउ सीसीआई आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट, आफ्टर रिसीविंग रिपोर्ट फ्रॉम, किससे बोलो, डीजी, इज ऑफ ओपिनियन, और उसे लगता है क्या, क्या लगता है बोलो, दैट परपोज कॉम्बिनेशन, लिख लेना बेटा ये, दैट व्हाट, क्या लगता है कि जो परपोज कॉम्बिनेशन है, क्या लगता है, जरा ध्यान से सुनिएगा, जो परपोज कॉम्बिनेशन है, ध्यान से सुनिएगा, क्या लगता है, जो परपोज कॉम्बिनेशन है, तो सी से आफ्टर व्हाट, आफ्टर रिसीविंग द रिपोर्ट फ्रॉम द डीजी इज ऑफ ओपिनियन दैट द परपोज कॉम्बिनेशन, जो परपोज कॉम्बिनेशन है, is having adverse effect on the competition, then CCI may give notice to the party, तो वो पार्टी को नोटिस देगा, give notice to the party to publish detail of the proposed combination, detail of the proposed combination in newspaper within 7 days। और कितने न्यूज़पेपर पता नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, सीसीआई बताएगा। मतलब समझ में आया, डीजी की रिपोर्ट आने के बाद अगर आपको लगता है, क्या लगता है जल्दी बोलो, डीजी की रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या लगता है, मेरे भाई जल्दी बता दो, डीजी की रिपोर्ट आने के बाद आपको क्या लगता है कि सच में नेगेटिव इंपैक्ट आएगा प्रपोज कॉम्बिनेशन का, तो आप क्या करोगे, तो आप दोनों पार्टी को, कंपनीज को नोटिस दे दोगे, क्या, अपने मर्जर अमलगमेशन की डिटेल मार्केट में पब्लिश कर दो, कितने दिन में, 7 डेज में। कोई बताएगा मार्केट में पब्लिश करने के लिए क्यों बोला जा रहा है, लोगों को तो लिखेगा द सीसीआई में इनवाइट पब्लिक कमेंट्स, और सीसीआई अब क्या करेगा बोलो, जल्दी बोलो, सीसीआई क्या करेगा, सीसीआई में इनवाइट व्हाट, पब्लिक कमेंट्स विद इन 10 डेज, और वो पब्लिक को बोलेगा आप अपनी राय बताओ कि इस प्रपोज मर्जर से, क्योंकि एक बार बताओ नुकसान कंपटीशन की वजह से कंज्यूमर को होगा, तो कंज्यूमर ही बेहतर बता सकता है कि इससे हमें क्या नुकसान होने वाला है, तो दैट इज पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर एच, और लिखिएगा आफ्टर रेसिप्ट ऑफ all comments, after receipt of what, all comments, CCI may proceed under section 29A और सेक्शन 31। कोई बता सकता है इस लाइन का मतलब क्या है, ठीक है सर, मुझे बता दो जल्दी से, क्या लाइन समझ में आ गई आपको, ये क्या सेक्शन 20, ये पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है, हो क्या रहा है, कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5, अब बताओ ये पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अब क्या बोला जा रहा है कि अब आप क्या करोगे बोलो, अब आप सेक्शन 29A और 31 के अंदर काम करोगे। अच्छा ऊपर स्टेप कितने हो गए थे, 5, याद है, अब स्टेप 6 आ जाइए, और स्टेप 6 के अंदर आप सेक्शन 29A के अंदर आप क्या करोगे, अब सुन लो जरा, 29A के अंदर क्या करोगे, स्टेप 5 समझ में आ रहा है, हुआ क्या था 29, उसमें इन्वेस्टिगेशन हुई, अब 20, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद या तो आप 29A करोगे या 31 करोगे, अब वो 29A क्या करोगे, लिखेगा सीसीआई, जो भी पार्टीज होंगी दोस्तों,
सीसीआई जो भी पार्टीज होंगी उसको दोबारा शो कॉज नोटिस देंगे। क्या देगा, दिया जाएगा उनको दोबारा शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, लिख लीजिएगा, शो कॉज नोटिस। और उस शो कॉज नोटिस के अंदर ऑब्जेक्शन रेस किए जाएंगे। क्या रेस किए जाएंगे बेटा? ऑब्जेक्शन रेस किए जाएंगे पार्टी के सामने, और बोला जाएगा कि ये ऑब्जेक्शन है, आपके मर्जर अमलगमेशन में ये दिक्कतें हैं और इसकी वजह से मार्केट में एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। और इनको शो कॉज नोटिस देके बोला जाएगा आप हमें एक्सप्लेन करो, बोला जाएगा एक्सप्लेन why such combination shall take effect, why such combination, why such combination shall take effect। कुछ आया समझ में? why such combination shall take effect की मतलब आपको स्टेप 6 में क्या बोला जाएगा? स्टेप 6 में पॉइंट ए में सीसीआई पार्टीज को बोलेगा देखो ये नेगेटिव इंपैक्ट आ रहे हैं आपके मर्जर अमलगमेशन में, आप रीजन बताओ कि आपका ये मर्जर अमलगमेशन क्यों हम इफेक्ट में ले आए। और लिखेगा, अब पार्टीज क्या करेंगे, लिखेगा पार्टीज और लिखो सीसीआई। सिंपल सी बात है। अब ये जो पार्टीज हैं अपना रिप्लाई देंगे, लिखो जरा। तो लिखेगा पार्टीज में ऑफर मॉडिफिकेशन। कुछ आया समझ में? क्या पार्टीज बोल सकती हैं मॉडिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन दे सकती हैं, और ये मॉडिफिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन किसको दिया जाएगा? सीसीआई को। विद इन हाउ मेनी डेज? विद इन 21 डेज। और किस चीज का, मुझे बताओ किस चीज की एक्सप्लेनेशन और मॉडिफिकेशन की? सर ठीक है मान गए हमारे मर्जर अमलगमेशन में दिक्कत है, हम मॉडिफिकेशन करने को तैयार है, हम अपनी स्कीम में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, आप देख लो प्लीज। और आप जो कह रहे हो ना कि यहाँ यहाँ दिक्कत है तो हम उसे मॉडिफाई कर देते हैं, आप प्लीज मर्जर अमलगमेशन को तो रिजेक्ट मत करो ना। उसके बाद लिखेगा आप सीसीआई के पाले में गेंद आ गई है। अब सीसीआई क्या करेगा, लिखेगा ठीक है। और सीसीआई दैट इज यहाँ पे अब पार्टीज को अब दो काम होगा, या तो सीसीआई क्या करेगा, मॉडिफिकेशन अप्रूव कर देगा तो आपका मर्जर अमलगमेशन अप्रूव हो जाएगा, नहीं तो सीसीआई को अगर मॉडिफिकेशन पसंद नहीं आई, क्या पसंद नहीं आई, मॉडिफिकेशन से सहमत नहीं है, तो वो पार्टीज को अगेन अलाउ करेगा 12 दिन कि आप हमें प्रेजेंट करो क्या, रिवाइज मॉडिफिकेशन। रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन क्या प्रेजेंट करो हमें, रिवाइज्ड मॉडिफिकेशन। आर गेटिंग? तो पार्टीज 12 दिन में रिवाइज मॉडिफिकेशन आपको सबमिट कर देगी। आर गेटिंग? और ये मॉडिफिकेशन क्यों की जा रही है? टू एलिमिनेट व्हाट, appreciable adverse effect on the competition, to eliminate what, appreciable adverse effect on the competition, that is point number C. Point number D, to eliminate what, जल्दी बोलो, to eliminate what, appreciable adverse effect on the competition, लिख लीजिएगा प्लीज। और लिखेगा CCI may also propose modification, CCI खुद भी modification propose कर सकता है। तो सर 29A के अंदर आप ऐसा काम कर सकते हो, दैट इज स्टेप नंबर 6। मुझे बता दो जल्दी से, क्या स्टेप नंबर 6 क्लियर है? मतलब मॉडिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है, दैट इज सिंपल। स्टेप 7 लिखो बड़ा फटाफट जब लिखो नो इम्प्लाइड है बस, हाँ कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है सर, समझ में आया पॉइंट? बताओ अब स्टेप कितने हो गए, बस ये समझने वाली बात है। कैनवी से 6 स्टेप हो गए, आप देख रहे हो कॉम्बिनेशन क्या था, सब कुछ लिखवा दिया है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है मॉड्यूल के अंदर, बट सारी चीजें इंटरलिंक करवा दी है इसके अंदर। इज दैट ओके? नाउ अब आगे सुनिएगा, स्टेप 7 ऑर्डर बाय सीसीआई। ऑर्डर बाय सीसीआई, और यहां पे पता है क्या लगेगा, सेक्शन 31। अब सुन लो जरा यहां पे, अब यहां पे क्या होने वाला है, स्टेप 1, अगर सीसीआई की ओपिनियन है, क्या ओपिनियन है कि जो प्रपोज मर्जर है, प्रपोज मर्जर अमल कॉम्बिनेशन है, उसका कोई अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन पे नहीं आ रहा है, हो सकता है कोई अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट कंपटीशन पे नहीं आ रहा है, तो वो ऑर्डर देके ऐसे मर्जर अमलगमेशन को क्या कर देगा, सेक्शन 31 में अप्रूव कर देगा, बात खत्म हो गई।
क्या कर देगा बोलो, अप्रूव कर देगा। दैट इज पॉइंट नंबर ए। पॉइंट नंबर बी, और लिखेगा अगर सीसीआई को लगता है, क्या उसकी ओपिनियन है क्या, कि जो प्रपोज मर्जर अमलगमेशन है उसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, तो वो ऑर्डर देके क्या करेगा, आपके मर्जर अमलगमेशन को रिजेक्ट कर देगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है सर। और पॉइंट नंबर सी, सीसीआई में ऑल्सो अप्रूव मर्जर अमलगमेशन, also approve merger amalgamation subject to certain modification। अब कोई बताएगा इसका मतलब क्या है? यस मतलब, लेकिन फिर ऊपर और इसमें क्या फर्क है? ऊपर ऊपर में तो पहले पूछ रहा था कि भाई ये दिक्कत है, बताओ आपका मर्जर क्यों हो, आप फिर वो आप अपने आपने उन्होंने उन्होंने पार्टीज ने खुद अपनी मर्जी से क्या दे दिया, मॉडिफिकेशन दे दिया, फिर वो मॉडिफिकेशन से। अब इस ये सी में क्या है, सीसीआई किसी से कुछ नहीं पूछ रहा, सीसीआई को लग रहा है सब ठीक है, 99% ठीक है, 1% मॉडिफिकेशन खुद ही बोल दिया जा ऐसा कर ले। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसा बोला जा रहा है। और इफ सीसीआई सजेस्ट मॉडिफिकेशन द पार्टी हैज टू फॉलो। इफ सीसीआई सजेस्ट modification, if CCI suggest modification, अगर CCI ने modification suggest किया, then parties to the combination shall follow the same, shall follow the same, shall follow the same। मुझे बता दो जल्दी से, क्या आपको अब ये पूरा रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन समझ में आया? सेक्शन, हाँ कुछ चीजें अभी मॉड्यूल के अंदर कुछ चीजें और बची हैं, वो करेंगे डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। लेकिन यहाँ पे पूरा जो अमेंडमेंट था और जो पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है वो खत्म हो गया है। 99% चांस है पेपर में इसी में से आएगा, 1% चांस है जो छोटा मोटा बच गया उसमें से आएगा। आर गेटिंग? लेकिन मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक इज ओवर, मेजोरिटी ऑफ द टॉपिक इज ओवर। नेक्स्ट क्लास से मॉड्यूल भी चेक करवा दूंगा, और जो जो उसके अंदर आउटडेटेड वाला प्रोविजन है, जो रिवाइज हो गया वो तो करा दिया, आउटडेटेड वाला कटवा दूंगा। आपको लग रहा होगा मॉड्यूल में बहुत सारा है नहीं, क्योंकि सारा आउटडेटेड दिया हुआ है, मैं आपको चेक भी करवा दूंगा। अब आप मुझे बताओ जल्दी से, हमने पढ़ा क्या? जल्दी जल्दी बोलो। कॉम्बिनेशन, अगर कोई कंपनी मर्जर अमलगमेशन करती है, दोबारा रिकैप कर लो, और तो मर्जर टेक ओवर करती है, इनडायरेक्ट एक्विजिशन का जो थ्रेशोल्ड लिमिट को टच करती है, थ्रेशोल्ड लिमिट समझ में आया, बट वो डी मिनिमिस नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या लेनी पड़ेगी? सीसीआई अप्रूवल लेनी पड़ेगी। सीसीआई अप्रूवल लेने के लिए आप नोटिस फाइल करोगे, जल्दी बोलो किसको? सीसीआई को। कौन से फॉर्म में करोगे, जल्दी बोलो? फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में। उसके बाद सीसीआई का नोटिस आएगा तो 150 दिन तक वेट करना पड़ेगा, और फिर जैसे ही नोटिस आएगा तो आप मुझे बताओ फिर सीसीआई क्या करेगा? 29 सेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करके पार्टी को बोलेगा, पहले शोकॉज नोटिस देगा, वो अपनी बात रखेंगे, फिर वो डीजी की ओपिनियन लेगा, डीजी की ओपिनियन लेने के बाद पार्टी को बोलेगा न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट दे, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट देने के बाद क्या बोलेगा, जल्दी से बता दो? कि कमेंट्स लेगा, और कमेंट लेने के बाद वो सेक्शन 29A और 30 फॉलो करेगा। 29A के अंदर वो क्या बोलेगा कि भैया आप मॉडिफिकेशन करके दे दो, मॉडिफिकेशन करने के 2 टाइम दिए जाएंगे, और उसके बाद मॉडिफिकेशन सही रही तो आपकी स्कीम अप्रूव कर दी जाएगी। और सेक्शन 31 में भी क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 31 में अगर सीसीआई को 3 बातें लग रही हैं, क्या? या तो अप्रूव कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, या अपने आप अप्रूव करके मॉडिफिकेशन अपने आप कर देगा। तो दैट इज समथिंग सिंपल, दिस इज द एंटायर प्रोसेस आई वुड से। मुझे बताओ क्या ये पूरा प्रोसेस आपको बिल्कुल शानदार तरीके से समझ में आ गया? मुश्किल तो नहीं लग रहा? क्वाइट टेक्निकल, जो अमेंडमेंट थी सारी बता दी, कुछ थोड़ा बहुत बचा हुआ है, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। वेडनेसडे वाली क्लास सेम टाइम होगी, और वेडनेसडे वाली क्लास के अंदर हम लोग ये टॉपिक खत्म करेंगे, प्लस एक टॉपिक और स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद। कल क्लास बड़ी है, कल क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, 8:30 से 4:30। ठीक है सर? यस। और कोशिश यही है कि दिसंबर के महीने में आपकी जो क्लास है हम लोग थोड़ी बड़ी बड़ी क्लास रखें, 8:30 से 4:30 रखें, मे बी नेक्स्ट वीक से, इस वीक से नहीं, क्योंकि इस हफ्ते हमारी है ना सारी जो भी ऑलमोस्ट है मैराथन खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद ऑल द गेम इज ऑल फ्री। ठीक है, थैंक यू सो मच।